नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी के मिशन गुजरात से दिल्ली में बैठी मोदी सरकार की परेशानियां बढ़ने वाली हैं। मोदी ने जब 2014 में, आप याद कीजिए, कि दिल्ली की सत्ता संभाली तो गुजरात मॉडल का शोर खूब मचा था और उसके बाद से मोदी और शाह की जोड़ी का दबदबा सत्ता से लेकर संगठन तक हर जगह देखने को मिला। और इसी दबदबे के बूते मोदी ने तीसरी बार सत्ता में लौटने की भविष्यवाणी कर दी थी, और वो भी 400 पार के नारे के साथ। इसके अलावा अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन भी कर दिया था ताकि चुनावों में जरा सी कसर न रहे, कोई भी कसर बाकी न रहे। लेकिन 2024 के चुनावों में जो चुनाव बीता है, उन चुनावों ने मोदी के सारे समीकरण और रणनीति को गलत साबित कर दिया। बीजेपी को बहुमत नहीं मिला और इस बार बीजेपी संसद में किस तरह दबी हुई दिख रही है, ये आप लोगों ने हाल में खत्म हुए संसद सत्र में देख ही लिया है। इधर राहुल गांधी संसद के बाद अब गुजरात में जाकर गरज रहे हैं, गजब की हुंकार भर रहे हैं। आज राहुल गांधी अहमदाबाद में कांग्रेस कार्यालय के कार्यकर्ताओं के बीच थे। कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और उसके बाद राजकोट जाकर गेमिंग जोन अग्निकांड के पीड़ितों से भी उन्होंने मुलाकात की। कुछ दिन पहले आप याद कीजिए कि कांग्रेस कार्यालय में जो तोड़फोड़ हुई थी, उसका भी माकूल जवाब राहुल गांधी ने आज अपने भाषण में दिया है। कैसे राहुल गांधी ने बीजेपी को दी है चेतावनी, आइए जरा सुन लेते हैं पहले और चर्चा आगे बढ़ाएंगे। पहले सुनिए, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी सीधी बात रख रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं बीजेपी को। सुनिए जरा। मैं आपसे यहां कहने आया हूं, इन्होंने आपके ऑफिस पे आपके कार्यकर्ताओं पर आक्रमण किया है। अब आपको डरना नहीं है, डराना नहीं है। इन्होंने हमारे ऑफिस पे धमकाकर, ऑफिस को तोड़कर हमें चैलेंज दिया है। चैलेंज क्या है? गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। जो हमने कहा, और लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में, जैसे हमने अयोध्या में हराया है, वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। कौन हराएगा? हमारे लीडर हराएंगे, हमारे बब्बर शेठ टाइगर हराएंगे। तो सुन रहे थे आप, कौन हराएगा? हमारे लीडर हराएंगे, हमारे बब्बर सिंह शेठ टाइगर, यानी बब्बर शेठ टाइगर किसको कह रहे हैं? अपने कार्यकर्ताओं को, वो हराएंगे। राहुल गांधी गुजरात में आज जिस अंदाज में गरजे हैं, उससे बीजेपी परेशान हो सकती है। वैसे गुजरात चुनाव में अभी वक्त है, 4 साल का वक्त है, लेकिन जब आपका सबसे तगड़ा प्रतिद्वंदी आपके ही गढ़ में जाकर आपको हराने की चेतावनी दे तो परेशान होना जायज है, लाजिमी है। आइए जरा एक बाइट और सुनाना चाहता हूं राहुल गांधी की। इस बाइट के बाद आपको और समझ में आएगा कि राहुल गांधी के इस भाषण के क्या मायने हैं। पहले सुन लेते हैं। आप सोच सकते थे कि अयोध्या में बीजेपी हारेगी ना? आप सोच सकते थे कि नरेंद्र मोदी से जान बचा के निकलेगा, मतलब मार्जिन ऐसे तुक्के से निकलेगा? सोच सकते थे? मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये अयोध्या में हारे, वैसे यहां पे हारने जा रहे हैं। आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको सिर्फ गुजरात की जनता को सिर्फ एक बात बोलनी है। आपको डरना नहीं है। बिना डरे अगर आप बीजेपी से लड़ गए, चाहे आप किसान हो, मजदूर हो, छोटे व्यापारी हो, अगर गुजरात की जनता बिना डरे लड़ गई, बीजेपी सामने नहीं खड़ी हो पाएगी। वैसे दोस्तों, गुजरात से पहले अभी जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, इस चेतावनी का असर वहां भी पड़ सकता है।
बिहार में लालू प्रसाद यादव ने बता दिया है कि वो जीतने जा रहे हैं। कल ही हमने पूरा न्यूज पॉइंट उसी पर आधारित किया था और कल तो लालू प्रसाद यादव ने यहां तक कह दिया था कि अगस्त में गिर जाएगी मोदी की सरकार या एनडीए की सरकार। उसी पर पूरा का पूरा न्यूज पॉइंट कल हम लोग कर रहे थे कि कैसे लालू प्रसाद यादव ये बात कह रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की बात को ही आगे बढ़ाते हुए तेजस्वी यादव ने भी ये बात कही है कि बहुत जल्दी गिर जाएगी ये सरकार और वो उनकी सरकार यानी कि इंडिया की सरकार बनने जा रही है। महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन मजबूत है, आप जानते हैं, और आज तो संजय राउत ने भी कह दिया है कि ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, ये सरकार नहीं चलेगी। ये सरकार मतलब केंद्र की सरकार नहीं चलेगी, संजय राउत कह रहे हैं। सुनिए जरा। ये सरकार नहीं चलेगी, हम पहले भी बोल चुके हैं, ये सरकार नहीं चलेगी। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो तूफान आज भी चल रहा है, जो घटना घट रही है देश में, जिस तरह से मिस्टर नायडू, नीतीश कुमार की पार्टी मन ही मन में अस्वस्थ है, मोदी जी ने बहुमत गंवाया है, अब तो वैशाखी के ऊपर बैठे हैं, ये सरकार नहीं चलेगी। मुझे पूरा विश्वास है लालू जी ने जो कहा है वो ठीक कहा है। तो लालू जी ने जो कहा है वो ठीक कहा है, ये संजय राउत कह रहे हैं। ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, ये मतलब एनडीए की सरकार, यानी एनडीए के बिखरने की बात लगातार हो रही है और एनडीए बिखरने की कगार पर खड़ा है। हरियाणा में भी बीजेपी की हालत खराब है और झारखंड में हेमंत सोरेन के फिर से सीएम बनने से बीजेपी के मंसूबे ध्वस्त होते दिख रहे हैं। यह आप देख लीजिए, हरियाणा का जिक्र या झारखंड का जिक्र यहां मैं क्यों कर रहा हूं, या महाराष्ट्र का जिक्र क्यों कर रहा हूं, दिल्ली की बात, लेकिन दिल्ली के साथ साथ महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, इसके अलावा एक राज्य और भी है और वो है स्टेटहुड का, उसका राज्य का दर्जा छीन लिया गया था। वो राज्य है जम्मू कश्मीर, जिसमें लद्दाख भी था, 2 भाग में बांट दिया गया था 370 हटाने के वक्त। वहां भी चुनाव है और कहा गया है कि स्टेटहुड यानी पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। वहां चुनाव 30 सितंबर तक करवाना है। तो 4 राज्यों के चुनाव तो इसी साल होने हैं, दिसंबर में, और उसके बाद अगले साल फरवरी तक दिल्ली में चुनाव होना है, दिल्ली राज्य का चुनाव होना है, जिसके मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। और ये 5 राज्यों के चुनाव, और इन चुनावों से पहले क्या केंद्र की सरकार बिखर जाएगी, गिर जाएगी? ये एक बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि लगातार तमाम नेता कह रहे हैं। उधर राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं वो आपने सुन ली, और राहुल गांधी की बात या संजय राउत की बात या उधर आप देखिए तो लालू प्रसाद यादव की बात, इन तमाम बातों को मिलाइए तो सामने आता है कि हिल जाएगी दिल्ली की सत्ता। कैसे हिलेगी, आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे तमाम पैनलिस्टों के बीच और उनके जरिए समझते हैं कि कैसे हिल सकती है और क्या कुछ चल रहा है। चंद्रबाबू नायडू आते हैं, वापस चले जाते हैं, लेकिन जो लंबी फहरिस्त लेकर आते हैं, वो जो पूरा का पूरा डॉकेट्स लेके आते हैं, उसके क्या मायने हैं, ये सब कुछ समझेंगे। आइए जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे साथियों को और फिर आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर रविकांत जी। रविकांत जी, आपका स्वागत भी करता हूं, सीधा आपके पास जाता हूं, तब तक दूसरे हमारे तमाम साथी जुड़े हैं। उनसे पहले आपके पास राहुल गांधी को भी आप सुन रहे थे और आप उनके बाद आप संजय राउत को भी सुन रहे थे। क्या कुछ कहेंगे, आपको क्या कुछ दिखाई देता है? क्या आपको भी लगता है कि दिल्ली की सत्ता हिल जाएगी के बाद क्या कुछ होता है? जड़ अगर हिलने लगे तो क्या होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो प्रोफेसर रविकांत जी। डेफिनेटली दिल्ली की सत्ता तो हिल चुकी है, बस जड़ों से उखड़ना बाकी है। एक सामने तूफान है जो बहुत तेजी से चल रहा है, बस फर्क ये है कि वो जो बहुत गहरी धंस गई थी जड़ें ना, उसको एक एक करके मिटा देने पर आमादा है। क्योंकि जो नुकसान किया है इस देश का नरेंद्र मोदी की सत्ता ने, किसानों का, मजदूरों का और सबसे ज्यादा नौजवानों का, जो बेरोजगार हैं, पिछले 10 साल से कितनी नौकरियां निकली हैं, कितने पेपर लीक हुए हैं, लगातार बेरोजगार नौजवान प्रताड़ित हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं, गुजरात से लेकर के और उत्तर प्रदेश तक। दूसरी तरफ
इस देश के लोगों ने इस बात को बहुत स्पष्ट कर दिया है कि अब नरेंद्र मोदी के वश का कुछ भी नहीं है। जो कभी नरेंद्र मोदी का ब्रांड हुआ करता था, वो ब्रांड पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। और उसकी एक वानगी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं जी। सरकारी ही आंकड़ा दूंगा। राज्यसभा टीवी मोदी जी का टीवी है, जगदीप धनखड़ साहब का टीवी है, उनके ही हाथ में सब कुछ रहता है। पिछले एक सप्ताह की आप व्यूअरशिप को केवल आप देख लीजिए, तो जहां नरेंद्र मोदी को देखने वाले लोग 56,000 थे, वहीं राहुल गांधी को देखने और सुनने वाले लोगों की संख्या 11 लाख है राजीव जी। यानी 20 गुना ज्यादा लोगों ने राहुल गांधी को पसंद किया है। एक और आंकड़ा आज ही आया है जिसमें यूट्यूबर्स की जो व्यूअरशिप है उस पे आप देखिए जी। तो राहुल गांधी को देखने वाले लोगों की जो तादाद है वो 1,23,00,000 है और मोदी जी को सिर्फ 70 लाख लोगों ने देखा है। एक आंकड़ा पिछले दिनों जिसकी हम लोग बराबर चर्चा करते रहे हैं वो उत्तर प्रदेश का है, जिसे हम लोग हिंदी पट्टी कहते हैं, जहां पूरा राम मंदिर बनकर के तैयार हुआ। वहां पर 36% लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं जी। और मोदी जी को सिर्फ 32%। यानी जो ऑरा बनाया गया था उस गोदी मीडिया के जरिए, आईटी सेल के जरिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए, झूठ और फरेब के जरिए, वो पूरा ऑरा ध्वस्त हो चुका है, अपने आप ढह गया है। क्योंकि राहुल गांधी की जो लोकप्रियता बनी है वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए उस पर वो कभी खरे नहीं उतरे। 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में आएंगे, काला धन विदेश से वापस आ जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, और उस चक्कर में मोदी जी ने नोटबंदी कर दी। नोटबंदी में गरीब लोग बर्बाद हो गए। फिर जीएसटी लगा दी, वन नेशन वन टैक्स, मतलब वन नेशन वन, और हर वन नेस का जो भूत सवार है मोदी जी पर, वो केवल चौपट करने के लिए। और इसलिए लोग कहते हैं ना कि ये अंधेर नगरी चौपट राजा वाला खेल चल रहा है इस देश में जी। यहां जो मोदी जी कहे वही सही, कोई जांचने परखने वाला नहीं है। क्योंकि जो मीडिया है, जो जिसे लोकतंत्र का रक्षक माना जाता था, उसकी तो पूंछ दबी हुई है, तो वो क्या बोलेगा। जो कुछ मोदी जी के कामों की समीक्षा हो रही है वो सोशल मीडिया के जरिए हो रही है, यूट्यूब के जरिए हो रही है, वहां पर भी पाबंदी लगाने के मूड में है। लेकिन जब राहुल गांधी बोल रहे हैं उन मुद्दों पर, चाहे वो अग्निवीर का सवाल, उस मणिपुर का, महिला पहलवानों का, मोदी जी तो ये कह करके आए थे कि बहुत हुआ वार महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार। यहां मतलब बड़े खेप में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन सरकार खामोश है, कान बंद है, आंख बंद है, ऐसे चल रहा है। और वही राहुल गांधी मणिपुर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनके मरहम लगाते हैं, संवेदनशीलता प्रकट करते हैं। और राहुल गांधी ने चुनाव के बाद भी उसको जारी रखा। राहुल गांधी सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति नहीं कर रहे थे, वो लोकोमोटिव ड्राइवर्स के पास जाते हैं, उनका दर्द जानते हैं। 47 डिग्री सेल्सियस पर बिना पंखे के भी जब ड्राइवर रेलगाड़ी चला रहा है, जिसको सोने को नहीं मिल रहा है, और अगर एक्सीडेंट हो जा रहा है तो साहब रेल मंत्री उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, आप भर्तियां नहीं कर सकते। ये जो हालात हैं इस देश में, उसके नब्ज पर राहुल गांधी ने हाथ रखा हुआ है। देश के दर्द को, देश के मर्म को राहुल गांधी समझ रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, और यही वजह है कि आज देश राहुल गांधी की तरफ देख रहा है। और ये सरकार तो बैसाखियों पर चल रही है। चंद्रबाबू नायडू का जिस दिन एटीएम कमजोर पड़ा, उसी दिन खेला दूसरा हो जाएगा, जो लालू प्रसाद यादव ने कहा, और राहुल गांधी तो पहले ही कह चुके हैं। क्योंकि इस
सरकार में लोगों का विश्वास मत नहीं है। इस सरकार को जाना ही है। ये हनीमून पीरियड है, कितने दिन चलता है ये देखना होगा, लेकिन आने वाले वक्त में राहुल गांधी की भी बात सही होगी, लालू प्रसाद यादव की भी बात सही होगी, क्योंकि ये देश चाहता यही है। ये मैंडेट चोरी करके आपको तो लोगों ने रिजेक्ट किया था, उसको आपने सरकार बनाया। ये अहंकार के साथ हम तीसरी बार जीत करके आए हैं, उस अहंकार से इस देश के लोग आज ही जा चुके हैं। जी राजीव। बिल्कुल हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत टंडन जी, आपका स्वागत करता हूं। प्रशांत जी, आपके पास सीधा और आपसे समझना चाहता हूं कि यहां राहुल गांधी एक अलग मोड में दिखाई देते हैं। दो चरित्र राहुल गांधी का, एक एलओपी वाला राहुल गांधी और एक भारत जोड़ो यात्रा वाले राहुल गांधी। यानी कार्यकर्ता के रूप में, कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में राहुल गांधी सड़क पे दिखाई देते हैं। अधिकारी भी नहीं, कार्यकर्ता कहूं तो ज़्यादा सही शब्द होगा शायद। ज़रा यहाँ से समझना चाहता हूं कि कितनी चुनौतियां पेश करते हुए राहुल गांधी आज, जबकि कहा जाता है ना कि शेर के मांद में चले गए आप, और गुजरात को उसी हिसाब से अभी तक ट्रीट किया जाता है। गुजरात जब 2014 में नरेंद्र मोदी यहां चुनाव लड़ रहे थे, दिल्ली की कुर्सी पाना चाहते थे, याद कीजिए उस समय गुजरात मॉडल कहा जाता था, लेकिन आज उसी गुजरात में जाके कह रहे हैं राहुल गांधी कि हम गुजरात में हराएंगे, लिख के रख लो। लेकिन गुजरात से पहले बहुत सारे राज्यों में अभी चुनाव होना है। गुजरात में तो अभी चुनाव में बाकी है, मतलब वहां चुनाव होना है 2027 में, लेकिन उससे पहले जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उन राज्यों की परिस्थितियां, और उस बीच क्या 5 साल ये चल पाएंगे नरेंद्र मोदी, ये भी एक बड़ा सवाल है। इन दोनों सवालों को जरा अंदर तक टटोलने की कोशिश कीजिए, क्या दिखाई देता है? देखिए राजीव जी, मैं मोदी जी के भविष्य के बारे में बताऊं या राहुल गांधी की गुजरात वो क्यों गए, उस पर मैं आता हूं। लेकिन पहले तो उस घटना को, जो स्टैम्पीड हुआ, जो भगदड़ मची उत्तर प्रदेश में हाथरस में, और उसमें 121 लोग मारे गए, ज्यादा भी हो सकते हैं, अभी तक की संख्या 121 बता रही है जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां नहीं गए। उन्होंने कोई सोशल मीडिया पे ऐसी कोई पोस्ट भी नहीं की शोक संवेदना की। हो सकता है कोई बयान उनका आधिकारिक रूप से आया हो, लेकिन सोशल मीडिया पे नरेंद्र मोदी के हैंडल से मुझे दिखाई नहीं दिया। राहुल गांधी वहां होकर आ गए, वहां पीड़ित परिवारों के साथ बैठ कर आ गए जी। क्रिकेट मैच के जो लोग जीत कर आए उनके साथ तस्वीरें हैं, उनको राहुल मोदी जी बधाई दे रहे हैं। इंग्लैंड के नए प्राइम मिनिस्टर को बधाई दे रहे हैं चुनाव की जीत पर। दुनिया भर की और वो बातें कर रहे हैं, लेकिन आप ही के देश में 100 से ऊपर लोगों की जान चली जाए, बेकसूर लोगों की, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, केवल बद निज़ामी की वजह से जान चली जाए, और उस देश का प्रधानमंत्री उसके बारे में शोक संवेदना ना करे। राजीव जी, अगर ये किसी और देश में हुआ होता या कोई और प्रधानमंत्री होता जी, तो राष्ट्र के नाम संदेश आता। ये नरेंद्र मोदी की बड़ी नाकामी है कि वो कभी भी किसी ऐसे मुद्दे पर जहां लोग तकलीफ में हो, जहां लोगों ने अपनों को खोया हो, जहां अन्याय हुआ हो, उनके साथ मोदी जी नहीं खड़े होते। ये एक अजीब विडंबना है कि फिर वो चुनाव भी जीत जाते हैं, तो चुनाव वो कैसे जीतते हैं उस पर बहुत सारी विवेचना हम लोग करते रहते हैं। जी। राहुल गांधी वहां गए, खबर है कि राहुल गांधी कल मणिपुर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री एक बार भी मणिपुर नहीं गए। मणिपुर के बारे में बयान देने में बहुत देर की, जो देर की उसमें बहुत हल्कापन था उस बयान में। जी। जो बयान आया भी तो वो मणिपुर के लोगों को फोकस में होकर नहीं था। बंगाल में कुछ महिलाओं के साथ होता है तो उनका बयान आता है
क्योंकि बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं है। लेकिन जहां पे एक ऐसा वीडियो आता है जिसमें पूरी दुनिया हिल गई, जी। दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया और ऐसा वीडियो आया, उस पर नरेंद्र मोदी जी नहीं बोले, उनका कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। तो ये जो सत्ता हासिल करने का जो गुमान है, वो गुमान आप अपने लोगों पे ही उतार रहे हैं। ये तो मैं तो पहली बार ऐसा देख रहा हूँ इस देश में कि इतना असंवेदनशील प्रधानमंत्री हो कि आपके देश के लिए मेडल लाने वाली महिलाएं हैं, अगर उनके साथ यौन शोषण हुआ है, वो धरने बैठी है, तो आप नहीं बोलेंगे, आप कुछ करेंगे नहीं, बल्कि उल्टा करेंगे कि आप उनको संरक्षण देंगे जिनके ऊपर आरोप है। अब राहुल गांधी देखिए वहां क्यों गए। राहुल गांधी इसलिए गए क्योंकि बजरंग दल और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के कार्यालय पे हमला किया, तोड़फोड़ की। जी। तोड़फोड़ क्यों की? क्योंकि संसद में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को घेर लिया जी। और जाके चैलेंज किया। उसके पहले जैसे रविकांत जी बता रहे थे कि वो लोकोमोटिव के लोगों से मिले, जो लोकोमोटिव पायलट होते हैं उनसे मिले। उसके पहले वो वहां गए, जो लोग भगदड़ में मरे उनके परिवारों के साथ वो रहे। तो राहुल गांधी तो देश भर में आप देखिए कि वो घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ये राजनेता काम है। अभी ये गुजरात के बीजेपी के नेता का बयान आया है जो पहले कांग्रेस में थे कि राहुल गांधी वहां राजनीति करने आ रहे हैं। तो राजनीति कोई बुरी चीज है? राजनीति करना कोई अपराध है? और राहुल गांधी राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वो राजनीति थी जो आपने कांग्रेस के दफ्तर में किया, वो राजनीति है। तो राहुल गांधी जिस तरीके से लीडर अपोजिशन बनने के बाद और उसके पहले से भी जिस तरह से मिल रहे हैं, ये जनता के प्रति जो उनका रोल है नेता प्रतिपक्ष का, उसका वो निर्वाह कर रहे हैं। और इसको धीमे धीमे लोग अब रियलाइज भी कर रहे हैं। लोग अब इसको मान के चल रहे हैं कि हाँ भाई, मोदी साहब दुख सुख में नहीं खड़े होते, ये व्यक्ति है जो दुख सुख में खड़ा होता है, आता है। अग्निवीर के घर वो गए, अग्निवीर में सरकार ने क्या किया? सेना का इस्तेमाल किया। सेना का इस्तेमाल करके क्या हुआ कि वो पूरा जो सेना का बयान था उसका लोगों ने पोस्टमार्टम कर डाला कि अग्निवीर को, उनके परिवार को जो पैसा मिला वो इंश्योरेंस का पैसा था, वो सरकार का पैसा अभी नहीं आया उनके पास। ये तो आ गया, सब मीडिया में सब जगह आ गया। चाहे वो नीट में पेपर लीक का मामला हो, चाहे वो यूजीसी के कैट का, वो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम का रद्द होना हो, कितने पर्चे लीक हो रहे हैं। मतलब तमाम सारी विषमताएं हैं, बाढ़ है इस देश में, कई जगह पे पुल बह जा रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। उसके पहले गर्मी में लोग मर रहे थे। तो आप देखिए कि देश का प्रधानमंत्री उन लोगों के साथ नहीं खड़ा है जो लोग मुश्किल में हैं। अब राहुल गांधी को यहाँ से दो एक चीजें देखिए राजीव जी करनी चाहिए जी। कि अब एक संवैधानिक पद पे है वो, और उसको कानूनी तौर पे संरक्षण मिला हुआ है। मतलब लीडर अपोजिशन एक्ट 1977 है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष कहाँ बैठेगा उसके बैठने की व्यवस्था है, संसद में और संसद के बाहर ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में वो कहाँ बैठेगा, उससे लेकर उसकी तनख्वाह और बाकी चीजें हैं। पार्लियामेंट का डॉक्यूमेंट एक हमको बताता है कि वो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है, पीएम इन वेटिंग कहा जाता है नेता प्रतिपक्ष को, तमाम कमेटियों में है वो। अब उनको अपने इस ऑफिस को, ये जो लीडर अपोजिशन का ऑफिस है, इसको नए ढंग से स्ट्रक्चर करना है ताकि नया रोल जो है
और राहुल गांधी तमाम सारे कमिटमेंट के साथ इस जगह पहुंचे हैं, बहुत सारी राजनीति करके वहां पहुंचे हैं, लोगों के साथ संपर्क करके वहां पहुंचे, बहुत सी ऐसी बातें करके वहां पहुंचे हैं जो बहुत रिफॉर्म पैदा करने वाली बातें हैं। तो उनको उस रिफॉर्मिस्ट एटीट्यूड को, वो जो सुधारवादी उनका रवैया है, उसके अंतर्गत एक नया स्ट्रक्चर जरूर बनाना चाहिए जो संसदीय कार्य में और जनता के बीच में एक ब्रिज का काम करे। वो स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से पहले तो रहा होगा, लेकिन अब उसको और उनको ढंग से काम करना चाहिए। पार्लियामेंट के डॉक्यूमेंट में शैडो कैबिनेट की बात भी है, तो शैडो कैबिनेट भी उनको बनानी चाहिए। पहले भी बात हम लोग कर चुके हैं यहाँ पे। लेकिन राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर दिन रात वो काम करते दिखाई दे रहे हैं, और उन लोगों से जरूर मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, तमाम उस खेमे के भी और इस सेकुलर खेमे के भी, कि जो राहुल गांधी को कहते थे पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, हमने कभी नहीं कहा, कुछ लोग थे जो कहते थे। उन लोगों को जवाब है कि राहुल गांधी 2 दिन में 3 राज्यों में चले गए हैं, कल वो चौथे राज्य में जा रहे हैं। ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। और जो व्यक्ति अपने ही देश के 121 लोगों के मरने पर संवेदना तक नहीं कर रहा है, वो फुल टाइम पॉलिटिशियन है। ये सोचना होगा उन लोगों को जो कि जनता के बीच में राय बनाने का काम करते हैं हमारे आपके तरीके से, उनको सोचना होगा। और दूसरी बात कि देखिए, सरकार की स्थिरता पे कल भी हम लोगों ने बात की। सरकार की स्थिरता पे लगातार सवाल है। चंद्रबाबू नायडू जिस तरीके से फाइलें लेकर आए हैं, अब बजट के सामने चुनौती है, या तो आधा बजट चंद्रबाबू नायडू को डेडिकेट कर दिया जाए और आधा बजट जो है बाकी देश को हो, तभी ये सरकार चल पाएगी। अब वो देखते हैं निर्मला सीतारमण कितना चंद्रबाबू नायडू के लिए राहत देती है, क्योंकि 1,44,000 करोड़ का तो उनका कर्जा है पिछली सरकार का। आंध्र प्रदेश के ऊपर जो कर्जा है वो 1,44,000 करोड़ का है। उनको कैपिटल बनाने का चाहिए पैसा, उनको बांध के लिए पैसा चाहिए, उनको तमाम प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए। वो तमाम 10-15 फाइलें लेकर आए थे, पूरे आधे मंत्रिमंडल से वो मिल के अपनी डिमांड दे चुके हैं। वो डिमांड बजट में ही पूरी होनी है, क्योंकि फाइनेंशियल पैकेजेस सारे जी। अब वो बजट में अगर पूरी होनी तो आधा बजट तो चंद्रबाबू नायडू के नाम हो जाएगा। हम लोग देखते हैं कि निर्मला सीतारमण अब बाकी जो आर्थिक चुनौतियां हैं इस देश में, और खासकर फिस्कल डेफिसिट का मामला है, फिस्कल डेफिसिट को एड्रेस कैसे करती हैं, और चंद्रबाबू नायडू को कितना % बजट जो है डेडिकेट करती है। राजीव, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। 22 तारीख से संसद का लोकसभा और राज्यसभा दोनों का फिर से सत्र शुरू हो रहा है, और वो बजट सत्र होगा, मॉनसून सेशन होगा। और उसमें उस सेशन से पहले, उस सत्र से पहले चंद्रबाबू नायडू 2 दिन के लिए दिल्ली आए थे, और उन्होंने जो डिमांड रखी है, उस डिमांड से इतना तय मानिए कि सरकार, जो केंद्र की सरकार है, वो हिल जाएगी। इसलिए क्योंकि भारी भरकम रुपयों की मांग उन्होंने की है अपने राज्य के डेवलपमेंट के लिए, नई राजधानी बनाने के लिए, कर्जे माफ करने के लिए, और बाकी बहुत सारी चीजें जो उन्होंने वायदे किए थे चुनाव के दौरान, उन वायदों को पूरा करने के लिए ये चंद्रबाबू नायडू ने। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की डिमांड कितनी पूरी की जाएगी? 23 तारीख को 23 जुलाई 23 तारीख को निर्मला सीतारमण सदन में बजट पेश करेंगी। 23 तारीख को 23 जुलाई इसी महीने निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी सदन में, और उसके बाद ये पता चल जाएगा कि चंद्रबाबू नायडू को कितना कुछ मिला उससे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चंद्रबाबू नायडू कितने दिन तक रहेंगे साथ में, ये सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी के बारे में अभी कह रहे थे हमारे साथी प्रशांत टंडन जी कि 2 राज्य तो हो आए, उत्तर प्रदेश हो आए, आज गुजरात में हैं, परसों मणिपुर जा रहे हैं राहुल गांधी। परसों 8 तारीख को राहुल गांधी मणिपुर जा रहे हैं। राहुल गांधी 9 तारीख से आधिकारिक तौर पर एलओपी बने हैं, 9 जून से, और उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए हैं। हालांकि एलओपी की जो घटना है, यानी नरेंद्र मोदी एलओपी बनेंगे, माफी चाहूंगा, राहुल गांधी एलओपी बनेंगे, ये बात बाद में आती है सामने। लेकिन उनका जो अपॉइंटमेंट है थोड़ा पीछे है, 9 तारीख से है।
जिस दिन सरकार यहां पर शपथ ले रही थी उसी दिन। तो यहां से एक महीने में राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, और जो कुछ नरेंद्र मोदी कर रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है देखना, और साथ साथ ये देखना भी इंपॉर्टेंट है कि इस देश में जो विपक्ष है और जो बैसाखियां हैं वो क्या कुछ कर रहा है। बैसाखियां अगर कह रहा हूं तो आप तुरंत समझ लीजिए कि दो की बात कर रहा हूं, जेडीयू और उधर आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी की बात कर रहा हूं। ये दो महत्वपूर्ण हैं नरेंद्र मोदी के साथ साथ, क्योंकि नरेंद्र मोदी कब तक केंद्र में रहेंगे ये तय करेंगे यही दोनों नेता। इन दोनों नेताओं की बात भी आने वाले समय में खूब होगी। लेकिन दो और नेता हैं, उधर लालू प्रसाद यादव हैं और उधर बिहार में, और महाराष्ट्र में उधर उद्धव ठाकरे और शरद पवार, और उद्धव ठाकरे के ही साथी संजय राउत हैं। संजय राउत जो बयान देते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। तो ये बहुत कुछ पैरेलली चल रहा है। इन सब के बीच राहुल गांधी उसी मोड में नजर आ रहे हैं जिस मोड में चुनाव से पहले थे। तो क्या राहुल गांधी वही काम कर रहे हैं जो काम लालू प्रसाद यादव अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि आप जुट जाइए क्योंकि जल्दी चुनाव हो सकता है? क्या इस बात को राहुल गांधी भी समझ रहे हैं कि जल्दी चुनाव देश में हो सकता है, इसलिए हर राज्य में जाओ? हमारे साथ तीन और साथी जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रवण गर्ग साहब, आपका स्वागत करता हूं। प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम कुमार जी, आपका भी स्वागत है। और अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमलेंदु जी, आपका भी स्वागत है। आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक, आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। जो जुड़ चुके हैं उनका भी, जो नहीं जुड़े हैं उनका भी। राहुल गांधी गुजरात पहुंचते हैं और गुजरात में ऑफिस पहुंच के वो जो कुछ कहते हैं जरा सुन लेते हैं एक बार फिर से, और फिर सीधा प्रेम कुमार जी आपके पास आऊंगा, फिर गर्ग साहब के पास आता हूं। और ये बहुत कुछ जो पैरेलली चल रहा है, लेकिन इसके बीच ये चुनाव की क्या तैयारियां चल रही हैं? क्या राहुल गांधी चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं? क्या उधर उद्धव ठाकरे, अगर हम उद्धव की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में चुनाव है ये तो समझ में आता है, लेकिन गुजरात में चुनाव नहीं है। और क्या राहुल गांधी 2027 में जो चुनाव होगा उसकी बात कर रहे हैं, या इस दौरान अगर मध्यावधि चुनाव होता है उसकी बात कर रहे हैं? वो भी समझेंगे जब गर्ग साहब या हमारे अन्य साथियों के पास आएंगे। लेकिन पहले राहुल गांधी को सुनते हैं। आज थे गुजरात में और अपने कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, तो क्या कुछ कर रहे हैं सुनिए। मैं आपसे यहां कहने आया हूं, इन्होंने आपके ऑफिस पे आपके कार्यकर्ताओं पर आक्रमण किया है। अब आपको डरना नहीं है, डराना नहीं है। इन्होंने हमारे ऑफिस पे धमकाकर, ऑफिस को तोड़कर हमें चैलेंज दिया है। चैलेंज क्या है? गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। जो हमने कहा, और लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी, और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में जैसे हमने अयोध्या में हराया है वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। कौन हराएगा? हमारे लीडर हराएंगे, हमारे बब्बर शेठ टाइगर हराएंगे। प्रेम कुमार जी, ये 4 साल आगे की बात कर रहे हैं या 4 महीने बाद की बात कर रहे हैं राहुल गांधी? महत्वपूर्ण सवाल है राजीव जी, लेकिन आपको याद होगा आपके चैनल पे ही आपके साथी चर्चा में मैं 2 बातें एक साथ कहता रहा हूं। वो ये कि राहुल गांधी भी और नरेंद्र मोदी जी भी, दोनों के काम करने का जो एक्शन है, तरीका है, जो बोलने का अंदाज है, जो तेवर है, वो तुरंत चुनाव की तैयारी में जाने का है। और जब मैंने उससे कहना शुरू किया तो लोगों को लगता था कि ये कुछ जब बोले ये सही नहीं है। हर दिन की घटना इस बात को पुष्ट कर रही है। तेवर जो है मध्यावधि चुनाव तेवर है सब, लेकिन ये बोलने के नहीं करता कि हम मध्यावधि चुनाव चाहते हैं। कारण है कि सबके साथ जो सांसद हैं वो आमतौर पर नहीं चाहते कि तुरंत चुनाव हो, लेकिन ये सबकी जरूरत भी है, जरूरत है कि एक
ऐसा जनादेश जिस जनादेश सत्ता पक्ष जी प्रेम कुमार जी, नेटवर्क डाउन हो रहा है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक बार आप दोबारा वो रिकनेक्ट कीजिए, रिज्वाइन कीजिए, शायद कहीं बग है तो वो ठीक हो जाएगा। तब तक अमलेंदु उपाध्याय जी के पास आता हूं इसी सवाल के साथ, तब तक आप रिकनेक्ट कीजिए। अमलेंदु जी, क्या लगता है आपको, वही सवाल, क्या ये तैयारियां मध्यावधि की हैं? क्या इन दोनों नेताओं को, और खासकर राहुल गांधी जो सड़क पे हैं, परसों मणिपुर जा रहे हैं, ठीक है, मणिपुर जा रहे हैं क्योंकि दो सांसद मणिपुर से कांग्रेस के जीत के आए हैं। मणिपुर जा रहे हैं क्योंकि मणिपुर के जो हालात हैं उस पर राहुल गांधी कई बार चिंता जाहिर कर चुके हैं। लेकिन क्या इसके साथ साथ सड़क पे आज की तारीख में निकलना ये बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि सामने चुनाव है, या कुछ और है? देखिए राजीव जी, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो 24 घंटा चुनाव के मोड में ही रहते हैं, तो अब तक कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी जो हमेशा चुनाव के मोड में रहते हैं और राहुल गांधी जो कैजुअल पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन हो अब उल्टा रहा है, राहुल गांधी लगातार चुनाव के मोड में हैं और नरेंद्र मोदी अब कैजुअल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कभी खिलाड़ियों के साथ गपशप कर रहे हैं और कभी बता रहे हैं कि खाना कैसे पकाया है ना, नरेंद्र मोदी ये कर रहे हैं। तो जो अंतर है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो अब राजनीति कर रहे हैं, या जिस तरह की राजनीति राहुल गांधी की पिछले 1.5-2 वर्ष में देखने को मिली है, वो लगातार सड़क पर रहने की राजनीति है, लगातार जनता के बीच रहने की राजनीति है। इस बीच अगर चुनाव आ जाते हैं तो चुनाव में भी इसी में जाया जाएगा। जब राहुल गांधी अपनी दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर रहे थे राजीव जी, तब लोगों ने कहा कि इधर चुनाव आ रहे हैं और राहुल गांधी को देखो ये यात्रा पे निकल रहे हैं। लेकिन उस यात्रा ने चुनाव को कितना बदला, ये समझा जा सकता है कि उस रूट पे आने वाली 41 सीटें लगभग जो है वो इंडिया गठबंधन जीता है। तो यानी कि उस यात्रा के दौरान भी वो जो कहा जा रहा था चुनाव के दौरान यात्रा लेके निकल रहे हैं, तो यात्रा भी वो राजनीतिक थी। तो इसका मतलब ये राजीव जी कि राहुल गांधी देश की जनता का मर्म समझ चुके हैं और वो 24 घंटे एक तरह से कहा जाए वो चुनाव के मोड में है। जो कि आशंकाएं व्यक्त की जा रही है कि नरेंद्र मोदी स्वयं चाहते हैं कि किसी तरीके से मध्यावधि चुनाव में चले जाएं और मध्यावधि चुनाव में जाकर के फिर से जो कमियां रह गई उनको दूर करके और कील कांटे जो सारे दुरुस्त करके चुनाव आयोग से जो कमियां रह गई, जो प्रशासनिक मशीनरी से कमियां रह गई, मशीनों से जो कमियां रह गई, वो सारी कमियां दूर करके 272 वो लेकर के आ जाए, फिर 5 साल काटे नरेंद्र मोदी। अगर कोई इस तरीके की परिस्थिति बनती है, चूंकि राष्ट्रपति ने जिस तरीके से दही खिलाया प्रधानमंत्री को, तो समझा जा सकता है कि अगर रात के 12 बजे प्रधानमंत्री जाएंगे मध्यावधि चुनाव की सिफारिश लेकर के, तो राष्ट्रपति दही खिला करके उनका स्वागत कर देंगे उस समय। तो ऐसी कोई परिस्थिति बनती है कि प्रधानमंत्री जो है जाए लोकसभा भंग करने की सिफारिश लेकर के और राष्ट्रपति दही खिला दें, तो उस दही में से मठा निकाल लिया जाए, उसको मत दिया जाए, तो राहुल गांधी उस पर अभी से लगे हुए हैं। तो राहुल गांधी ने एक पल के भी एक तरीके से कहा जाए वो ब्रेक नहीं लिया है। 4 जून के बाद लगातार वो सड़क पे है, लगातार वो जनता के बीच में है, सदन के अंदर भी उनकी भूमिका एक लीडर ऑफ अपोजिशन की तरीके से बेहतरीन भूमिका उनकी रही है राजीव जी। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी हर उस परिस्थिति के लिए तैयार हैं जो इस जगमगाती हुई सरकार के जाने से या इस जगमगाती हुई सरकार जो पैदा कर सकती है, हर उस परिस्थिति से निपटने के लिए राहुल गांधी तैयार है। अब राहुल गांधी ने संदेश दिया है कि हम इनको हराएंगे, गुजरात में हराएंगे, निश्चित तौर पर राजीव जी ये संदेश दोनों तरीके के हैं कि अगर कल मध्यावधि चुनाव होता है उसके लिए भी हम तैयार हैं, और अगर विधानसभा चुनाव तक चलता है, गुजरात का विधानसभा चुनाव होता है, तो वहां भी हम हराएंगे। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात राजीव जी ये कि उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन हराएगा। तो इंडिया गठबंधन हराएगा यानी कि इंडिया गठबंधन की तैयारी राज्यों से लेकर के और केंद्र तक सब जगह है, ये राहुल गांधी एक संदेश देना चाहते हैं, मुझको ऐसा लगता है। जी जी, प्रेम कुमार जी जुड़ गए हैं। प्रेम कुमार जी प्लीज अपनी बात आगे बढ़ाइए। जी जी, तो बात यहीं से है कि मध्यावधि चुनाव जो है ये परिस्थिति की एक जरूरत बन करके सामने है, जिसको बोल कोई नहीं रहा है। लेकिन राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं वो आंसू पोंछने का काम आप बोल सकते हैं। दुख दर्द से पीड़ित जनता के आंसू पोंछने का काम वो कर रहे हैं, निकल रहे हैं। और इस क्रम में जैसे हाथरस वो गए, अब गुजरात गए और मणिपुर जाने वाले हैं, और इससे पहले निर्माणाधीन मजदूरों के बीच भी गए, उनका भी हालचाल लिया। यानी जनता से कनेक्ट का जो तरीका उन्होंने विकसित किया बीते दौर में, उसको वो आगे भी बढ़ा रहे हैं और इस बात को रेखांकित भी कर रहे हैं कि जनता को साथ लेकर के और अब किसी किस्म से डरने की आवश्यकता नहीं है। निडर होकर, डरो मत के नारे के साथ
जब हमने सुना कि उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब हमको चैलेंज लेना है। वास्तव में राहुल गांधी ने चैलेंज ले लिया है। जो बात वो कह रहे हैं उनके शब्दों पर जाएं तो वो चैलेंज उन्होंने ले लिया है और उस नरेंद्र मोदी और अमित शाह को उनकी ही धरती पर हराने का चैलेंज उन्होंने खुले तौर पर लिया है, इसकी घोषणा भी कर दी है। तो एक बात साफ है कि मोदी शाह की राजनीति को परास्त करने के लिए गुजरात में जब तक चुनौती नहीं दी जाएगी, चैलेंज नहीं किया जाएगा, तो तब तक वहां पर बात वो बनती नहीं है। क्योंकि विधानसभा चुनाव में बीते दौर में जो हमने देखा तो वहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी वो के पड़ाव में नहीं था गुजरात, और उस चुनाव नतीजे भी ये बताते हैं कि आम आदमी पार्टी के मैदान में आने से और कांग्रेस पार्टी किसी भी कारण से उस पूरे दमखम के साथ चुनाव नहीं लड़ी थी। तो कहीं ना कहीं उस बात का असर जो है वो पड़ता है राजनीति पर कि अगर आप मोदी के स्टेट गुजरात में आप चैलेंज नहीं देते हैं तो देश के बाकी हिस्सों में चैलेंज अधूरा रहता है। तो इस बात को महसूस किया गया है और राहुल गांधी ने अब खुले तौर पर गुजरात में चैलेंज दिया है। ये इसका बहुत बड़ा एक महत्व है इसको, और हम समझते हैं कि यहाँ से लड़ाई का स्वरूप भी जो है, संघर्ष का स्वरूप भी जो है वो बदलेगा। इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, अमलेंदु जी ने इस पर एम्फेसाइज किया। वो ये है कि माना ये जा रहा है, कहा ये जा रहा है, महसूस ये किया जा रहा है कि चुनाव खत्म और इंडिया गठबंधन के घटक दल तो राष्ट्रीय स्तर पर इकट्ठा हुए थे, आम चुनाव के लिए इकट्ठा हुए थे, बात खत्म। लेकिन अब चूंकि मध्यावधि चुनाव भी नजर आ रहा है, उसके अलावा स्टेट्स के इलेक्शंस भी साथ लड़ने हैं, तो इसको देखते हुए इंडिया गठबंधन को एक बार फिर परीक्षा देनी है कि हम अलग नहीं हुए हैं, हम एक साथ हैं, और एक साथ जो दल अलग रहे हैं उनको भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी, इंडिया गठबंधन में आने की जरूरत होगी, क्योंकि आप अलग रहेंगे तो फेडरल स्ट्रक्चर के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान बचाने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कमजोर होती है। और ये बड़ी लड़ाई, जिसको बड़ी लड़ाई के तौर पर इंडिया गठबंधन ने पेश किया, जनता ने स्वीकार किया, जहां ये सारा नतीजा है कि जनता ने उस बात को माना कि ये लड़ाई बड़ी है, संविधान बचाने की लड़ाई है, संघीय ढांचे की रक्षा की लड़ाई है, लोकतंत्र की लड़ाई है, न्याय व्यवस्था से लेकर के इलेक्टोरल सिस्टम तक हर जगह जो सत्ता की पहुंच और धमक दिखी है उससे बचाने की लड़ाई है। इसको जनता ने माना था, इसी वजह से इंडिया गठबंधन इस स्तर पर आ खड़ा हुआ है, जो इलेक्शन से पहले माना नहीं जाता था कि वो चुनौती देने की स्थिति में है। कम से कम इलेक्शन के 2 महीना पहले तक, तो 3 महीना पहले तक नहीं माना जाता था। तो अब वो एक मुकाम हासिल कर चुका है ये संघर्ष। अब यहाँ से एक धक्का और दो वाली बात है कि एक धक्का और दो, अब ये एक धक्का और दो वाली स्थिति में आने से पहले कई मिथक टूटे हैं। मोदी है मुमकिन, मोदी है तो मुमकिन है टूट चुका है, मोदी मैजिक टूट चुका है, ये सरकार किसी तरीके से तो आ ही जाएगी, जीतेगा तो मोदी ही, आएगा तो मोदी ही, ये सारे मिथक टूटे हैं। तो अब वो बहुत सारे फ्लोटिंग वोटर्स जो कि ये मान करके कि सत्ता, ये तो सत्ता जो जैसे अंग्रेजी राज जाने वाला नहीं है वैसे मोदी राज जाने वाला नहीं है वाला भाव जो पैदा हुआ था, उसको इस चुनाव ने खत्म किया है और राहुल गांधी के नेतृत्व में यह खत्म हुआ है, ये बात भी कोई नकार नहीं सकता। तो हमें लगता है कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं इसी आत्मविश्वास के साथ बोल रहे हैं और सीधे गुजरात में जाकर के वो नरेंद्र मोदी और शाह की सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। जी गर्ग साहब, आपके पास आना चाहता हूं। गुजरात में राहुल गांधी, घटना घटती है, कांग्रेस पार्टी के मुख्य के दफ्तर पर हमला होता है, बजरंग दल या जो भी हो उनके ज़रिए राहुल गांधी के भाषण के बाद, और उसके बाद राहुल गांधी वहां पहुंचते हैं। इससे पहले एक घटना घटती है हाथरस में, वहां भी राहुल गांधी पहुंचते हैं। और एक घटना, एक नहीं बल्कि कई घटनाएं मणिपुर में घटित हुई हैं, उस पर राहुल गांधी 2 बार जा चुके हैं, फिर से जाने वाले, वहाँ से अपनी यात्रा शुरू किए थे, फिर से परसों जा रहे हैं। और इन ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन को जाना चाहिए, और एक नेता है तब भी अपोजिशन में रहे ना रहे, लीडर रहे ना रहे,
लेकिन इसको दूसरे ढंग से ज़रा समझने की कोशिश इसलिए करने की ज़रूरत है यहाँ, और आपके ज़रिए और समझना चाहता हूँ कि लालू प्रसाद यादव का बयान, शरद यादव का बयान, चाहे उद्धव ठाकरे और संजय राउत का बयान, बीच बीच में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का बयान, इन लोगों के जो बयान आते हैं, जो साफ दिखाई देता है कि ये सरकार पता नहीं कितने दिनों तक रहेगी। इसको अगर देखते हैं तो लगता है कि कहीं तैयारियां अभी से अंदर खाने चल रही हैं क्या? विपक्ष तैयारियों में जुट गया है क्या? क्या सत्ता पक्ष भी तैयारियों में है? क्या नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं कि मध्यावधि चुनाव हो जाए? जरा इन तमाम चीजों को, जरा इसका विश्लेषण आपके जरिए समझना चाहता हूं कि हो क्या रहा है अंदर खाने, क्या कुछ। देखिए, मैं प्रेम कुमार जी ने कहा, बहुत ही जोर देकर कहा है, और कई लोग कह रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि मध्यावधि चुनाव की कोई संभावना नहीं है, और मैं दूर दूर तक उसको कोई देख नहीं पा रहा हूं कि मध्यावधि चुनाव होंगे। न तो देश की जनता चाहती है, न विपक्षी दल चाहते हैं, और न वो सांसद जो इतने पैसे खर्च करके, इतनी मेहनत करके जो जीत कर आए हैं, वो चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी अगर मध्यावधि चुनाव में जाएंगे जी, तो अभी जो उनकी सीटें हैं उसमें कम से कम 100-150 सीटें और कम हो जाएंगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी और बीजेपी जानती है कि इस समय माहौल पूरा देश का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, और इन चुनावों का जो मैंडेट है पूरा का पूरा, ये बहुत बड़ी घटना है कि 63 सीटें, 20% सीटें भारतीय जनता पार्टी की कम हो गई हैं और कांग्रेस की लगभग दुगनी हो गई हैं। जी। तो वो देख रहे हैं कि ये जो चल रहा है देश में, बीजेपी के लोग भी देख रहे हैं। पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा में राहुल गांधी ने जिस तरह से असर्ट किया लोकसभा में, और खड़गे साहब ने और विपक्षी दलों ने राज्यसभा में असर्ट किया। अखिलेश का जो बयान था, या बंगाल के लोगों का, सांसदों का, कल्याण बनर्जी का जो बयान था, मान लीजिए महुआ मोइत्रा का जो बयान था, मध्यावधि चुनाव अगर होता है तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा राजीव जी। तो एक तो चीज ये, हम लोग, मतलब मैं अपने तौर पर ये इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं कि मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं या होना भी चाहिए। मैं होने के भी खिलाफ हूं। मतलब मैं दो चीजें कह रहा हूं कि एक तो ये कह रहा हूं कि मैं कोई संभावना नहीं देखता हूं, किसी के पास ताकत नहीं है। मतलब जो राजनीति में दल हैं उनके पास भी ताकत नहीं है इस समय कि वो फिर से चुनाव लड़ सकें। तो भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल ही नहीं चाहेगी कि चुनाव लड़े, क्योंकि उसकी बहुत बड़ा नुकसान होगा बीजेपी को अगर वो चुनाव में जाती है। खासकर जिस तरह की देश में स्थिति है, बीजेपी और आरएसएस के संबंध हैं, तमाम चीज़ें चल रही हैं, उसको देखते हुए। और जो ब्रिटेन में अभी हुआ, कंजर्वेटिव चले गए, लेबर पार्टी आ गई 14 साल बाद। तो ये जो मैं देख रहा हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं, क्योंकि प्रेम कुमार जी सही हो सकते हैं, बाकी लोग सही हो सकते हैं, पर मैं अपना रीडिंग बता रहा हूं जी। कि ये मैं इसमें कोई संभावना नहीं देखता हूं। दूसरा, ये भी कोई संभावना नहीं देखता हूं कि राहुल गांधी अगर जा रहे हैं इधर से उधर तो वो कोई मध्यावधि चुनाव की तैयारी के लिए जा रहे हैं, या प्रधानमंत्री कोई मध्यावधि चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। राहुल गांधी को अब अपनी विजिबिलिटी बना के रखना पड़ेगा जनता के बीच में, और इस सरकार को जितना वो अनपॉपुलर कर सकें वो करना उनके लिए बहुत जरूरी है। मणिपुर के सांसद ने, जो जेएनयू में प्रोफेसर भी हैं,
उनको रात को 12 बजे बोलने का मौका दिया गया जी। लोकसभा में, और आप देखिए कि क्या अद्भुत भाषण उन्होंने दिया है मणिपुर को लेकर। मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कुछ नहीं कहा, और राज्यसभा में क्या कहा? उन्होंने कुछ नहीं कहा। राज्यसभा में केवल ये कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं, सरकार कोशिश कर रही है कि वहां स्थिति सामान्य हो जाए। उन्होंने मणिपुर पर बोलने के पहले ये बताया कि बंगाल में किस तरह से एक महिला को सरेआम पीटा गया, उस पर उसकी पिटाई की गई। पर उन्होंने मणिपुर में महिलाओं के साथ जो बलात्कार की घटनाएं हुई उनको परेड करवाया निर्वस्त्र करके, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। 60,000 लोग वहां राहत कैंपों में रह रहे हैं जो मणिपुर के एमपी ने बताया, उसका कोई जिक्र नहीं किया। 200 लोगों की मौत हुई, उसके बारे में कुछ नहीं बताया। पीएम बताते हैं कि 15,000 एफआईआर हो गई हैं, 500 लोगों को गिरफ्तार किया गया, ये बता रहे हैं। तो मणिपुर में जाना सिंबॉलिक है, वो मतलब वो कोई चुनाव के लिहाज से राहुल गांधी का वहां जाना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो नॉर्थ ईस्ट के लिहाज से सिंबॉलिक है कि नॉर्थ ईस्ट को इस सरकार के लिए बॉइलिंग पॉइंट बना के रखना जरूरी है, क्योंकि पीएम ने कमिट नहीं किया है कि वो मणिपुर जाएंगे। पीएम मणिपुर नहीं जा रहे हैं। पीएम मिजोरम के चुनाव हुए तो वहां प्रचार के लिए भी नहीं गए। तो ये जो उत्तर पूर्व है, ये इंडिया अलायंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैं राहुल गांधी तो महाराष्ट्र में जाने वाले हैं। वो पंढरपुर की जो यात्रा निकलती है जी। पुणे के अलांदी के पास से, अलांदी से जो निकलती है पंढरपुर जाती है, उन्होंने शरद पवार का वो निमंत्रण भी स्वीकार कर लिया, ऐसी खबरें हैं। राहुल गांधी इस समय लगे हुए हैं देश में क्रांति के लिए, और वो क्रांति बहुत अभूतपूर्व है। मतलब वो, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, मैं इस चीज पर भी मतलब वो थोड़ी सी, मैं एक विपरीत धारा आप मान सकते हैं कि ये चंद्रा बाबू अगर समर्थन वापस ले लेंगे तो ये सरकार गिर जाएगी। मैं इसमें भी यकीन नहीं करता हूं। मैं इस बात में भी यकीन नहीं करता हूं कि जो चंद्रा बाबू ने मांग की है बड़े पैकेज की, स्टील प्लांट की बात की है, वहां अमरावती कैपिटल के लिए पैसे की बात की है, तमाम चीजें की है, वो नरेंद्र मोदी स्वीकार कर लेंगे दबाव में आके, मैं उसको भी मानने को तैयार नहीं हूं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ये कहा है, हाल के भाषण में, कि राज्यों की जो आर्थिक नीतियां हैं वो देश पर भार बन रही है, और वो एक आर्थिक अराजकता बता रहे हैं राज्यों में जो हो रहा है, और वो देख रहे हैं कि जो किस तरह के कर्जों के बीच में राज्य सरकारें और केंद्र जी रहा है। तो मैं दोनों चीजें खारिज करता हूं अपने अध्ययन के हिसाब से जी। कि वो चंद्रा बाबू को कोई पैकेज देंगे बहुत बड़ा, चंद्रा बाबू की मांगे मंजूर कर लेंगे। आप बताइए कि स्टील प्लांट की मांग कैसे मंजूर की जा सकती है, या अमरावती के लिए पैसे कैसे दे सकती है कोई सरकार, राजधानी के लिए? तो वो इलॉजिकल है। मतलब वो अगर ब्लैकमेल भी कर रहे हैं तो मैं नहीं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी, कोई भी सरकार इस तरह के दबाव में आएगी। और दूसरा ये कि चंद्रा बाबू अगर अपने 16 सांसदों का समर्थन विड्रॉ भी कर लें तो उससे इस सरकार की स्थायित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। तो इसलिए मैं कोई बहुत ज्यादा उस तरह के बुलावे में अपने आप को नहीं डाल रहा हूं कि ये सरकार जाने वाली है, या मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं, या चंद्रा बाबू की मांगे मान ली जाएंगी। एक रियलिस्टिक पिक्चर ये है, ये सरकार बहुत दबाव में है, और वो दबाव राहुल गांधी ने खड़ा किया है, अखिलेश ने खड़ा किया है, ममता बनर्जी ने खड़ा किया है, उद्धव ने खड़ा किया है,
और अभी जो प्रायोरिटी है इंडिया अलायंस के सामने, सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है कि ये जो चुनाव हैं 3 राज्यों के, झारखंड के और हरियाणा के और महाराष्ट्र के, इन 3 चुनावों में अगर मतलब 2 जगह तो कांग्रेस की हुकूमत, ये बीजेपी की हुकूमतें हैं, एक तो महायुति की है महाराष्ट्र में, एक हरियाणा में कांग्रेस की है, और झारखंड में हेमंत सोरेन की है। ये अगर सरकार महाराष्ट्र की गिर जाती है, चली जाती है, जो कि बहुत संभावना है, और हरियाणा की चली जाती है, तो दिल्ली से लगा के हिमाचल तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। आप दिल्ली में मतलब दिल्ली में ये हैं केजरीवाल हैं, हरियाणा में अगर विपक्ष की सरकार आ जाती है, पंजाब में विपक्ष की सरकार है, चंडीगढ़ में विपक्ष की का सांसद है, हिमाचल में विपक्ष की सरकार है। ये जो मोदी सरकार है इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और महाराष्ट्र अगर हाथ से गया। गर्ग साहब उसमें आप जम्मू कश्मीर भी जोड़ लीजिए, वहां भी चुनाव होना है और बहुत कम संभावना दिखाई दे रहा है कि वहां पर बीजेपी अपनी सरकार बना पाए। नहीं, वहां तो खैर सवाल ही नहीं उठता। वहां इन्होंने 3 सीटों के लिए सांसद भी नहीं खड़े किए, लद्दाख में भी खड़ा नहीं किया, 370 को मुद्दा बनाकर उन्होंने चुनाव लड़ा, और आप अपने कैंडिडेट नहीं खड़े कर पाए लद्दाख में, मणिपुर में, कश्मीर में। तो इससे ज़्यादा आपके लिए शर्म की क्या बात हो सकती है? तो मैं तो मान के ही चल रहा हूँ कि ये वहाँ सत्ता में नहीं आ सकते, बशर्ते ये चुनाव करवाएं, वहाँ हिम्मत दिखाएं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव करवा रहे हैं। तो मैं एक जो अपने तौर पर जो पिक्चर देख रहा हूँ राजीव जी, वो ये देख रहा हूँ कि ये मोदी जी सरकार को किसी भी तरह से धक्के देकर चलाएंगे, एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट को चलाएंगे, और जितने दिन चल सकती है चलाएंगे। इसलिए, और दूसरा एक मुद्दा और भी है कि क्या राहुल गांधी चंद्राबाबू नायडू की मदद लेना चाहेंगे क्या? मतलब एक व्यक्ति जो बीजेपी को समर्थन देता है, मोदी को समर्थन देता है, और समर्थन के लिए ब्लैकमेल करता है कि भाई हमको आप इतने पैसे दे दीजिए, और वो नहीं देते हैं तो वो समर्थन विड्रॉ कर लेता है। तो क्या ऐसे पॉलिटिकल अलायंस को राहुल गांधी की जो पॉलिटिक्स है उसमें जगह मिलना चाहिए क्या, या वो देंगे क्या? या नीतीश कुमार को जगह देंगे क्या, जिन्होंने पूरा का पूरा इतना बिट्रेयल किया? तो मैं जो जिस तरह की राजनीति राहुल गांधी करना चाहते हैं, मैं मानता हूं उसमें न तो नीतीश कुमार के लिए जगह है, न चंद्रबाबू के लिए जगह है। मैं देश की राजनीति को बहुत एक अस्थिरता की तरफ जाते हुए देख रहा हूं, और उसमें भारतीय जनता पार्टी को काफी तनाव में देख रहा हूं, और अस्थिर होते देख रहा हूं कि इतने 30 जून को खत्म हो गया इनका नड्डा जी का कार्यकाल जी। आप बताइए कि क्या भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष कौन सा चुना गया? कहीं कोई चर्चा नहीं है, कोई चर्चा भी नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। आपने ये ध्यान नहीं दिया कि झारखंड में चुनाव जीतने के लिए किसको भेजा है बीजेपी ने? शिवराज सिंह को भेजा है और हिमंता बिस्वा शर्मा को भेजा है। क्या ये योग्य है वहां जाने के लिए? तो बीजेपी के पास कोई लोग ही नहीं है राजीव जी। बीजेपी इस समय जो 240 सीटें उनके पास हैं, और जो 293 एनडीए के पास है, उसको इंटैक्ट रख के अपना एजेंडा जितने दिन आगे चला सकें वो चलाना चाहते हैं। और इसलिए मैं कोई मतलब माफ करेंगे कि मैं न तो कोई मध्यावधि चुनाव की संभावना देखता हूं, न मैं ये देख रहा हूं कि चंद्रबाबू इतनी हिम्मत दिखाएंगे कि समर्थन विड्रॉ कर लें। वहां आंध्र में चंद्रबाबू विड्रॉ कर लें तो जगन रेड्डी ने अपना समर्थन दे दिया है, बिना मांगे दे दिया है मोदी सरकार को, हालांकि उनके 4 सांसद हैं सिर्फ। ये पॉलिटिक्स जो है इस समय एक अलग किस्म की मैच्योरिटी में जा रही है, और वो मैच्योरिटी ये है कि जो कॉन्फिडेंस लेवल है पूरा का पूरा वो इस समय राहुल गांधी के साथ है।
तो मैंने पूरा भाषण सुना है गुजरात में राहुल गांधी का, बहुत ही अद्भुत भाषण है। और गुजरात में चूंकि मैं रहा हूं, गुजरात को जानता हूं, गुजरात में पेनिट्रेशन कांग्रेस का, राहुल गांधी ने पूछा था कि कितने साल बाद अगर कांग्रेस की सरकार आएगी, तो उनको बताया गया 30 साल बाद, 30 या 40 साल बाद। तो ये एक गुजरात जो हो रहा है बहुत बड़ी घटना है। और बड़ी घटना तो यह है कि लोकसभा के चुनाव में बनासकाठा से वो एक महिला जीती है, वहां से जेनीबेन ठाकुर। बहुत बड़ा धक्का लगा है। वो मंच पर बैठी हुई थी आज राहुल गांधी जब बोल रहे थे। मतलब जहां पिछले 2 चुनावों में 26 की 26 सीटें बीजेपी जीतती थी, वहां कांग्रेस को एक सीट लोकसभा की मिल जाए, ये बहुत बड़ी घटना है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि ये सारे किले जो हैं ये आने वाले महीनों में ढह जाएंगे और बीजेपी एक हमेशा के लिए एक बहुत ही कमजोर पॉलिटिकल पार्टी के रूप में नजर आएगी। जी, लेकिन एक सवाल है, आपसे ही सवाल है कि अगर चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस ले लेते हैं, इधर नीतीश कुमार समर्थन वापस ले लेते हैं, तब तो इनके पास, नरेंद्र मोदी के पास उतनी सीटें नहीं हैं कि वो 272 के आंकड़े को पार कर पाएं। और कुछ एक और छिटक जाते हैं, राहुल गांधी नहीं आते हैं। राहुल गांधी की जो राजनीति है, और आप खुद बता रहे हैं कि उसमें वो चंद्रबाबू के लिए जगह नहीं है, न ही नीतीश कुमार के लिए अब जगह दिखाई दे रही है। तो ऐसे में राष्ट्रपति शासन और फिर चुनाव, उसी दिशा में तो जाते हुए हम देखते हैं। अगर ये होता है, स्पेकुलेशन है, लेकिन है तो वहीं पे, दिशा तो वही है। गर साहब, देखिए, मैं नीतीश कुमार को तो बिल्कुल विड्रॉ करते हुए नहीं देखता हूं, समर्थन वापस लेते हुए। वो उनकी गर्दन गले गले तक फंसी हुई है। नीतीश कुमार को बहुत कमजोर कर दिया गया है बीजेपी के द्वारा। वहां संजय झा को पार्टी का अध्यक्ष बनवा दिया है बीजेपी ने, जो बीजेपी के बहुत नजदीक हैं। लल्लन सिंह को नहीं बनने दिया गया है। नीतीश कुमार बीमार हैं। जेडीयू की पूरी कमान उनके हाथ से पूरी तरह खसक गई है और जेडीयू अफोर्ड नहीं कर सकता है कि वो समर्थन विड्रॉ करे और पूरे की पूरी जो बिहार की बाजी है वो तेजस्वी के हाथों में जाने दे। तो इसलिए मैं नीतीश कुमार का तो आपको बता सकता हूं जी। 16 सांसद अगर चंद्रबाबू के कम भी हो जाते हैं, समर्थन वापस ले लेते हैं, तो मेरे ख्याल से बहुमत में कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो इसलिए मैं, बड़ा हाइपोथेटिकल है ये कि देश, मतलब बहुत दूर का मामला आप बता रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन या मध्यावधि चुनाव, बिल्कुल नहीं। मोदी जी को अगर आप जानते हैं और मैं जानता हूं, मोदी जी बहुत सारे काम कर सकते हैं। वो बहुमत खत्म हो जाए तब भी वो उनकी आखिरी क्षण तक वो कुछ ऐसे काम कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। मोदी जी का कोई बहुत लोकतंत्र में यकीन हो, संसदीय व्यवस्था में यकीन हो, विपक्ष में यकीन हो, बिल्कुल नहीं है। ये तमाम चीजें अटल बिहारी वाजपेयी के युग के साथ समाप्त हो गई हैं। तो इसलिए राहुल गांधी की जो लड़ाई है बहुत एक अलग किस्म के व्यक्ति के साथ है, व्यवस्था के साथ भी नहीं है, व्यक्ति के साथ। इसलिए मैं कोई बहुत, आप जो कह रहे हैं उससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ राजीव जी। मतलब मेरे अपने कारण हैं, इसलिए चूंकि मैं, मतलब माफ करेंगे कि नहीं, मैं तो इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ। स्पेकुलेशन शब्द का इस्तेमाल किया था, हाइपोथेटिकल आप कह ही रहे हैं, और इसीलिए क्योंकि जब हम समीक्षा कर रहे हैं तो हर उन पहलू पे जाएं, उसको टटोलें कि क्या कुछ हो सकता है। और जो आप कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, संजय झा का कार्यकारी अध्यक्ष बनना बिहार में, जेडीयू कैसे अब खिसक चुकी है, इसका जिक्र आप कर ही रहे हैं। तो हमारे तमाम दर्शक साथी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जिनके दिलो दिमाग में हर तरह के सवाल आते हैं, उन्हीं
सवालों को मैं आप तक रखता हूं, बहुत ही लेमैन बन के आप लोगों के बीच में सवाल रखता हूं। कई सवालों के जवाब अगर आपकी जगह मैं रहूं या आप लोगों के साथ मैं रहूं तो मैं भी शायद उसी ढंग से बातें करूं जो आप कह रहे हैं, लेकिन यहां मुझे करना पड़ता है, ऐसे सवालों को रखना पड़ता है ताकि वो तमाम बातें यहां आ जाएं जो सवाल उठाए जा सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी बात आप कह रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे थे। और नीतीश कुमार जाते हुए दिखाई नहीं देते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू अगर चले भी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप बता रहे हैं कि जगन मोहन रेड्डी ने बिना किसी शर्त यानी निःशर्त उन्होंने समर्थन दे दिया है। तो और 2-4 सीटें अगर ऊपर नीचे होती हैं तो नरेंद्र मोदी में इतनी कुव्वत, इतनी ताकत तो है कि वो खरीद सके, पैसे बहुत हैं। और वो सब होते हुए हम लोगों ने देखा है, महाराष्ट्र में कैसे सरकार गिरी वो हमने देखा, और मध्य प्रदेश में कैसे सरकार गिरी वो भी हमने देखा, सब कुछ हम लोगों ने देखा है। और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, पिछले 5 साल में तो बहुत तेज़ी से बदलते हुए चीज़ों को देखे हैं। तो लेकिन फिर भी एक अस्थिर और बहुत कमज़ोर सरकार नरेंद्र मोदी की है, अस्थिर न भी कहें तो बहुत कमज़ोर सरकार नरेंद्र मोदी की है। और क्या उसी ताकत के साथ, जिस ताकत के साथ 14 और 19 में नरेंद्र मोदी काबिज हुए थे, उसी ताकत के साथ आगे भी बढ़ेंगे वो, या राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं ये एक दूसरी चुनौती नरेंद्र मोदी के सामने सत्ता में रहते हुए पेश करने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं? जरा उस दिशा में चलते हैं। पहले जरा आना चाहता हूं एक बार प्रशांत टंडन जी आपके पास, फिर प्रोफेसर रविकांत जी के पास आता हूं। राहुल गांधी की राजनीति को जरा यहां देखा जाए, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, सत्ता है, उस पर कितनी चुनौती करते हुए, पेश करते हुए राहुल गांधी दिखाई देते हैं आज की तारीख में सड़क पे चलते हुए राहुल गांधी। और चाहे वो गुजरात में हो, चाहे राहुल गांधी दिल्ली की सड़कों पे हो, चाहे राहुल गांधी हाथरस अलीगढ़ में हो, या राहुल गांधी परसों जब मणिपुर पहुंचने वाले हैं और उसके बाद पंढरपुर पहुंचने वाले हैं, महाराष्ट्र पहुंचने वाले हैं, वो राहुल गांधी हो, या राहुल गांधी संसद के अंदर हो, कितनी चुनौती पेश करते हुए दिखाई देते हैं? राजीव जी, पहली बात तो जरा मध्यावधि चुनाव वाले मामले पे एक बात मैं कहना कि होंगे कि नहीं होंगे, कब होंगे, ये हम नहीं जानते, लेकिन वो क्यों होते हैं ये जानते हैं। देखिए, नरसिम्हा राव ने भी माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलाई और उनकी माइनॉरिटी गवर्नमेंट पूरे 5 साल चली। क्यों 5 साल चली? क्योंकि मध्यावधि चुनाव की जरूरत महसूस नहीं हुई। देखिए, जरूरत पहले महसूस होती है, पॉलिटिकल पार्टियां फैसले बाद में करती हैं। देवगौड़ा गुजराल की जो सरकारें चल रही थी, वो जरूरत पैदा हो गई थी मध्यावधि चुनाव की। अगर वो मान लीजिए कि कांग्रेस का पॉलिटिकली फैसला गलत होता तो कांग्रेस तो उसी वक्त खत्म हो चुकी होती। जनता पार्टी की सरकार जो चली और वो 1980 में गिर गई, वो मध्यावधि चुनाव की जरूरत पैदा हो गई थी। आप 1-1.5 साल रुक जाइए राजीव जी, 1-1.5 साल तो मैं बहुत लंबा वक्फा बता रहा हूं। 6 महीने बाद इस देश को मध्यावधि चुनाव की जरूरत महसूस होने लगेगी। वो जरूरत मोदी जी महसूस करवाएंगे, पॉलिटिकल पार्टियां उसके बाद फैसले करेंगी। तो पहली चीज तो जरूरत, फैसले आप देखिए, लगभग 1 महीना, 2 दिन बाद 1 महीना हो जाएगा मोदी सरकार को। 1 महीने में मैं अगर कोई पूछे किसी से भी कि भाई वो 5 काम बता दो जो नरेंद्र मोदी जी ने किए हों, फोटो खिंचवाने के अलावा, मतलब ऐसे काम जो कि अगले 5 साल का एक रोड मैप देते हो, तो 5 कोई काम नहीं है। तमाम सारे फ्रंट पे, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो छात्र हैं, चाहे वो पेपर लीक से परेशान छात्र हैं, चाहे वो स्टैम्पीड में मरने वाले लोग हैं, चाहे अग्निवीर है, तमाम सारे फ्रंट पे मोदी जी का कोई रोल नहीं है। ये रिटायरमेंट ले चुके हैं एक तरीके से।
आप देखिए ना कि वो क्या क्रीज पर खेलते हुए बैट्समैन की तरह दिखाई दे रहे हैं, जी। नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर दिखाई भी दे रहे हैं तो सारी बॉल को विकेट कीपर के पास जाने दे रहे हैं। तो इसलिए मैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार कब फैसला करेंगे, क्यों करेंगे, नहीं करेंगे, इस पे बात ही नहीं है। बात यह है कि मध्यावधि चुनाव की आवश्यकता नरेंद्र मोदी जी पैदा कर देंगे। ये देश त्राही त्राही करने लगेगा कि भैया कुछ करो। तो ये महत्वपूर्ण पहलू है। आप एनालिसिस कर लीजिए, पिछले बार जब भी मध्यावधि चुनाव हुए तो क्यों हुए? क्या कोई सीताराम केसरी की खुन्नस हो गई थी? वो पॉलिटिकल कैलकुलेशन उन्होंने किया। राजीव गांधी ने क्या कोई चंद्रशेखर के यहाँ पुलिस वाला लग गया तो चंद्रशेखर ने पुलिस वाला लगा दिया तो उससे विड्रॉ कर लिया? नहीं, वो पॉलिटिकल जरूरत थी उस वक्त की। अगर वो कैलकुलेशन उनका मिस कैलकुलेशन होता तो उनको पॉलिटिकल नुकसान होता। दो पुलिस वाले कहीं लगाने पर सरकारें विड्रॉ नहीं होती। मैं कह रहा हूँ किसी भी पिछले 20-25 साल में, 30 साल में जाकर हम अगर वो करें, अध्ययन करें, तो हमको लगेगा कि ये पॉलिटिकल पार्टी के मुख्यालयों के फैसले नहीं थे, ये माहौल बन जाता है। फिर वो माहौल के हिसाब से किरदार जो है वो अपना अपना रोल अदा करते हैं। अब जो बात राहुल गांधी की पॉलिटिक्स की है, देखिए राहुल गांधी की जो पॉलिटिक्स है वो जैसे आपने कहा कि वो अपनी जगह पे है और अब वो संवैधानिक पद पे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसमें इजाफा होना चाहिए। अभी मैं बहुत ऑनेस्टली आपसे कहूं कि राहुल गांधी जैसे थे वैसे ही दिख रहे हैं। वो अच्छा है कि जनता के बीच में जा रहे हैं, दुख दर्द सुन रहे हैं, लेकिन एक संवैधानिक पद पे अब वो है। उस संवैधानिक पद पे जो सरकार की नीतियां हैं, चलिए अग्निवीर पे उनका आया, लेकिन आर्थिक नीतियां हैं, उन आर्थिक नीतियों पे केवल चिदम्बरम ही नहीं बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आवश्यक नहीं है। विदेश नीति है, तमाम सारे ऐसे, क्योंकि वो शैडो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर वेटिंग है, तो तमाम सरकार की गतिविधियों पे, रणनीतिक मामलों पे, विदेश नीति पर, आर्थिक नीति पर, शिक्षा नीति पर एक थोड़े से बड़े बैंडविड्थ के भी विचार रखने चाहिए। अब वो एक दूसरे लीग पर है, दूसरे सांचे पर है। उस सांचे वाला राहुल गांधी को अभी इवॉल्व होना है। मुझे लगता है मुझे लगता है कि शायद इस तरफ वो काम कर रहे होंगे और काम करना चाहिए। अगर वो काम इस तरफ नहीं करेंगे तो वो उस अपनी संवैधानिक पद को जस्टिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि एलओपी के जरिए वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन का मतलब क्या हुआ कि सरकार का एक एक रुपया कहाँ खर्च हो रहा है उसका हिसाब उनको पूछना है या सीएजी से पूछवाना है। सीएजी उनके क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करता है। तमाम सारे और जो संवैधानिक पद है, न्यायपालिका का मामला है, इलेक्शन कमीशन का मामला है, ये सारे चीजों पर अब राहुल गांधी को जो नीतिगत बयान है, जो नीतिगत डिस्कोर्स है, जो पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी का डिस्कोर्स है, उस तरफ भी आना चाहिए। और बाकी जो उनका जन जागरण का अभियान है वो अपनी जगह चल रहा है, वो चलता रहेगा, अच्छी बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर रविकांत जी, ज़रा आपसे भी समझूं कि राहुल गांधी की राजनीति की हम चर्चा कर रहे हैं, पैरेलली कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार पैरेलल चल रही है, राहुल गांधी की राजनीति, और इस राजनीति में जो चुनौती की बात है, कितनी चुनौती। और जो एक बात महत्वपूर्ण अभी अचानक ध्यान आया कि अगर इलेक्शन कमिश्नर के चुनाव की बारी आएगी तो वहाँ तो इन्होंने, नरेंद्र मोदी ने अपने दो और तीसरा जो है वो एलओपी होगा, और 2 इनके अपने आदमी हैं
गृह मंत्री बैठे होंगे या कोई और बैठा होगा, उनके साथ में वो चुन के ले जाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण है राहुल गांधी की राजनीति पे चर्चा, और महत्वपूर्ण है यहाँ से चुनाव की तरफ क्या देश को कई बार हम लोग चर्चा कर चुके, श्रवण गर्ग साहब अपनी बात रख चुके हैं, बात अपनी रख चुके हैं, प्रशांत टंडन जी भी, लेकिन उसके बाद भी ये चर्चा बार बार हो रही है। कमज़ोर प्रधानमंत्री की बात हो रही है। ये सरकार कभी भी चली जाएगी, गिर जाएगी। अभी हम लोगों ने सुना इनको संजय राउत को, हम संजय राउत का बयान, अरविंद केजरीवाल का बयान जब वो बाहर थे, आप सुन लीजिए। ऐसे और भी लालू प्रसाद यादव ने कल कह दिया, उन्होंने तो अगला महीना बता दिया, यानी कि अगस्त का महीना बता दिया है। ये बातें क्यों हो रही हैं, यहाँ ये समझना ज़रूरी है। दोबारा जब गर्ग साहब के पास आएंगे तो उनसे भी चाहूँगा कि इसको थोड़ा और क्लियर करेंगे, लेकिन आपसे ज़रा समझना चाहता हूँ कि आखिर ये बात क्यों हो रही है कि ये सरकार नहीं चलेगी। ये सेंटेंस है संजय राउत का, पहला सेंटेंस उनका, आज जो हम लोग बाइट सुना रहे थे शुरुआत में, तो कुछ तो है, वो क्या है? देखिए राजीव जी, भले ही एनडीए ने चुनाव जीता हो, लेकिन इस देश का दिल तो राहुल गांधी ने जीता है। और आज करोड़ों लोग जिस व्यक्ति की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं वो राहुल गांधी है। जो विश्वास मत विपक्ष के पास है इस समय, वो सत्ता पक्ष के पास नहीं है। आंकड़े हैं सिर्फ कि 293 सीट हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और यही वजह है कि लोग ये मान करके चल रहे हैं कि ये सरकार जाने वाली है, और लोगों की ये इच्छा है। जो राजनीतिक दल होते हैं, जो राजनेता होते हैं, और यहां तक कि जो विश्लेषक होते हैं, वो भी जनता के इच्छा के साथ काम करते हैं। उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप कई बार आपका विश्लेषण होता है, और होना भी चाहिए। तो जो परिस्थितियां हैं, और सबसे अच्छा यह है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में जितनी जिंदादिली और हिम्मत और वैचारिकी के साथ वो संसद के भीतर बोल रहे थे, उतने ही हिम्मत के साथ वो बाहर हैं। उन्होंने अपने आप को अब उस चुनावी मोड से नहीं निकाला है। और राहुल गांधी के लिए सिर्फ चुनाव नहीं है, सत्ता हासिल करना नहीं है देश। राहुल गांधी के लिए देश का मतलब है कि लोगों के दुख दर्द को साझा करना, मरहम लगाना, उनकी अपेक्षाओं पर, उनकी उम्मीदों पर सरकार को घेरना। क्योंकि राहुल गांधी के साथ विश्वास है और कुछ आंकड़े भी हैं। अब लोकसभा स्पीकर का वो रवैया नहीं है जो पिछले दफा था। आधिकारिक रूप से लीडर ऑफ अपोजिशन है, और एक जगह नहीं होगा, कई और जगहों पर होगा। और दूसरा ये कि साइकोलॉजिकली नरेंद्र मोदी डिफीट खाए हुए। आप लोकप्रियता देख लीजिए, क्या ये असर नरेंद्र मोदी पर नहीं पड़ रहा होगा कि 36% लोग चाहते हैं यूपी में वो प्रधानमंत्री बने, और 32% नरेंद्र मोदी को चाहते हैं। जिस अहंकार के साथ नरेंद्र मोदी 10 साल तक सत्ता में रहे और सो कॉल्ड 56 इंच की छाती को ठोकते हुए कहते रहे कि एक अकेला सब पर भारी, आज आलम यह है कि नरेंद्र मोदी का पूरा ब्रांड चिंदी चिंदी हो गया है। इस देश में वो जो भक्त मंडली बनी थी, अब वो भी एतबार नहीं कर रही है। उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब राहुल गांधी की तरफ देखने लगे हैं। ये तमाम ऐसी परिस्थितियां हैं कि राहुल गांधी, अपोजिशन और इंडिया अलायंस का मुझे लगता है कि आज की तारीख में मतलब राहुल गांधी हो गए। ये कहना हो सकता है कि अतिशयोक्ति हो, लेकिन मुझे तो यही लगता है, पार्लियामेंट के भीतर से लेकर के और बाहर तक। तो दरअसल लोग अब ये देख रहे हैं, लोग इस तरह का परिवर्तन चाहते हैं। तो जिस सरकार में लोगों का विश्वास नहीं होता है, वो सरकार ज्यादा टिक नहीं पाती है। क्योंकि ये बीजेपी की सरकार नहीं, और बीजेपी के भीतर के हालात आप देख लीजिए।
आज तक नरेंद्र मोदी बीजेपी संसदीय दल की बैठक नहीं कर पाए। और मोदी जी ने जो अपना ऑरा बनाया था, जिसके वजह से उन्होंने भय पैदा किया था अपनी पार्टी के भीतर कि मोदी जी के बाद दूसरे नंबर पर भी जो व्यक्ति है वो 99 के बाद है असल में, उसके अलावा तो कोई टीवी के कैमरे के फ्रेम में भी नहीं आ सकता। जेपी नड्डा को धकिया दिया जाता है। और इस बार क्या है कि शिवराज सिंह चौहान का बेटा भी बोल देता है कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय तो शिवराज सिंह चौहान हमारे पिता हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया का बयान आ जाता है। और इधर गडकरी की खामोशी, वो ताली नहीं पीट रहे हैं, योगी आदित्यनाथ से अलग से चल रहा है। तो बीजेपी के भीतर भी नरेंद्र मोदी के लिए चैलेंज है। और एनडीए में जो लोग हैं, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं, मैं सहमत हूं गर्ग साहब से कि इतनी आसानी से नहीं होने वाला है। चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, ये अभी नहीं हटने वाले हैं। लेकिन जब इन्हें अपने नीचे से जमीन जाते हुए दिखेगी, उसके बाद राजनीतिक दल और नेता बदलते हैं। और इनकी कोई प्रतिबद्धता नहीं है राजनीति में। वैसे भी ना कोई स्थायी दोस्ती होती है, ना कोई स्थायी दुश्मनी होती है। बिल्कुल। तो जब वो आपको दिखने लगेगा ना, अभी जो चल रहा है अचानक, राहुल गांधी के साथ लोग, राहुल गांधी जो बराबर मुद्दों पर बात कर रहे हैं, जो इनको एक्सपोज कर रहे हैं कि आपने कहा अग्निबोर को हमने 1 करोड़ रुपया दिया, लेकिन बाद में पता लगा वो तो इंश्योरेंस का है, आपने कौन सा मुआवजा दिया। तो आप तो पार्लियामेंट के भीतर झूठ बोल रहे हैं। और आपने दशा वो देखी है कि जो चाणक्य ही नहीं माने जाते, जिनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती थी लोगों को, वो स्पीकर से कह रहे हैं कि साहब हमारा संरक्षण कीजिए। ये तस्वीर आपने 10 साल के बाद देखी है ना। आलम ये हो गया। तो जनता जब लोग सरकार के साथ नहीं होते हैं, जब लोग किसी दूसरे राजनीतिक दल के साथ होते हैं, तो जमीन अपने आप धीरे धीरे नीचे से खत्म होने लगती है और वो अविश्वसनीय होने लगते हैं। जनता पार्टी की सरकार का क्या हश्र हुआ। इंदिरा गांधी तक चुनाव हार गई थी और उसके 2-2.5 साल सरकार नहीं चलती है और वो होती है। तो दरअसल लोग जिस समय सड़क पर आकर के, उसी तरह से अभी राहुल गांधी का और ऑरा बढ़ेगा। अभी तो ये अभी जहां 50,000 और 11 लाख का मामला है, अभी ये मामला और बढ़ने वाला है। ये फासला काफी बढ़ने वाला है। अभी 20 गुना ज्यादा लोग देख रहे हैं राहुल गांधी को, अब ये 100 गुना होने जा रहा है। और जब 100 गुना होगा तो ये जो पूरा भौंपू बज रहा था, या जो गोदी मीडिया की पूंछ दबी हुई थी, ये भी अपने आप को आजाद करने लगेंगे। और फिर उसके बाद इस सरकार को नहीं रोक पाएगा कोई, ये सरकार फिर नहीं टिक पाएगी। अब वो वक्त उसमें कितना लगता है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये निर्भर करेगा लोगों के विश्वास पर और उसके दरकने पर और राहुल गांधी के अपने सक्रियता पर। बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी की सक्रियता, क्या ये सबसे बड़ी परेशानी है आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के लिए? और क्या राहुल गांधी को जैसा फ्रेम किया गया था उससे उलट बिल्कुल नज़र आते हैं राहुल गांधी? और लगातार अगर देखा जाए तो 7 सितंबर 2022 को राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करते हैं, 7 सितंबर 2022, और अभी लगभग 1.5 महीने, पौने 2 महीने बाद 7 सितंबर आने को है और 2 साल हो जाएगा और लगातार सड़कों पे हैं। क्या यही सबसे बड़ी परेशानी है या परेशानी कुछ और है? प्रेम कुमार जी। प्रेम कुमार जी। जी देखिए राजीव जी, राहुल गांधी जो अपना कार्य कर रहे हैं, एक नई भूमिका में नेता प्रतिपक्ष के रूप में बखूबी कर रहे हैं। अपने अपने हो सकते हैं, मध्यावधि चुनाव को लेकर के विपरीत बातें आ रही हैं, मगर हम देखें कि जैसा कि प्रशांत टंडन जी ने कहा कि मध्यावधि चुनाव की अपनी परिस्थिति होती है, परिस्थिति ही कुछ ये कराती है। कोई किसी की चाहत नहीं होती कि मध्यावधि चुनाव हो। आमतौर पर जब सत्ता पक्ष बहुत मजबूत स्थिति में होता है तो समय से पहले चुनाव करा ले, ये उसकी चॉइस होती है। लेकिन
ऐसे अप्रिय स्थिति में सत्ता की इच्छा के विरुद्ध अगर कोई मध्यावधि चुनाव हो तो ये चाहत परिस्थितिगत होती है, खुल करके कोई कहता नहीं है। अभी लालू प्रसाद को क्यों लगता है, लालू प्रसाद जी को क्यों लगता है कि मध्यावधि चुनाव हो जानी चाहिए? कोई तो कारण होगा भाई। ठीक है, श्रवण गर्ग जी को लगता है कि नीतीश कुमार अपना स्टैंड नहीं बदलेंगे, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार के बारे में कोई बात पक्के तौर पर कही जा सकती है क्या राजनीतिक फिजा में? मुझे लगता है कि पक्के तौर पर कहना मुश्किल है, जो उनका पूरा कैरेक्टर है। हमें तो ध्यान आता है जैसे कई बार चींटी हमारे शरीर में बैठ जाती है और वो चींटी काटती है, हम उसको अपने शरीर से हटाना चाहते हैं, लेकिन चींटी जो है वो फिर भी दम काटे रहती है, पूरा लाल कर देती है, भले उसके टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो, लेकिन वो काटे रहती है। तो नीतीश कुमार हो सकता है उनकी पार्टी के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, लेकिन वो चिपके रहे सत्ता से, लेकिन वो भी सत्ता का से उनका निकलना ही है, दूर होना ही है। तो हम ये देख रहे हैं जो परिस्थिति लालू प्रसाद जी भांप रहे हैं, वो बिहार को ध्यान में रखते हुए और देख रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव हो सकता है। ये बात उद्धव ठाकरे भी कह चुके थे कि वो भी वहां भी हो सकता है, वहां की भी राजनीतिक परिस्थितियां। भाई एकनाथ शिंदे जी के पास भी कुछ सांसद हैं, वहां की भी राजनीतिक परिस्थितियां हैं जो बदल रही हैं, बन रही हैं। इसके अलावा पूरे देश में एक फिजा होती है, एक साथ एक माहौल बनता है, तभी जाकर के वो चीजें होती हैं। लेकिन कोई ये कहे कि हम मध्यावधि चुनाव चाहते हैं इसलिए हम सड़क पर हैं, तो जनता उसको नकार देगी। मध्यावधि चुनाव चाहत की चीज नहीं है, सांसद भी नहीं चाहते हैं, सही कह रहे हैं श्रवण गर्ग जी, बहुत सही व्याख्या कर रहे हैं। सांसद भी नहीं चाहते, राजनीतिक दल भी नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता। लेकिन क्या इस चाहत से मध्यावधि चुनाव से बचा जा सकेगा? ये पूरक प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मध्यावधि चुनाव से बचना या नहीं बचना एक ऐसी स्थिति है कि जो हमें लगता है कि उसके लिए समय का भी इंतजार करना होगा और हमें देखना भी होगा। लेकिन अभी राजनीतिक परिस्थिति जिस तरीके से बढ़ रही है, बन रही है, वो ये बताती है कि इलेक्शन मोड में अभी देश बाहर आया नहीं है। सत्ता पक्ष भी नहीं आया है, विपक्ष प्रतिपक्ष भी नहीं आया है, और पूरी तरह से लोगों को लगता है कि जो जनादेश चाहिए था वो मिला नहीं है। एक बेचैनी है जनता में, एक बेचैनी है कि हम जो चाहते थे वो हुआ नहीं है। तो यही वो बेचैनी, यही वो परिस्थिति है जिस वजह से ऐसा लगता है कि ये चीजें घटित हो सकती हैं। और इसके कई कारण हैं, कुछ और कारण जो हम इस पर ध्यान दिला सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से ही याचिका भी डाली गई है कि कांग्रेस को क्यों नहीं जो 99 सीटें जीती हैं उसको नल कर दिया जाए, क्योंकि इन्होंने कैश फॉर वोट किया है। ठीक है, क्या ये इस बात को अगर अदालत कंसीडर करता है तो कुछ अनहोनी जैसी बातें हो सकती हैं। अगर इसी तरीके से आप उलट करके देखें, ईवीएम का जो महमूद प्राचा रोज वीडियो डाल रहे हैं, हाई कोर्ट का दिया हुआ सीसीटीवी डाल रहे हैं, उसमें ईवीएम को अंदर बाहर किया जा रहा है, यहाँ तक कि उसका जो लॉक है, सील है, सील को भी तोड़ा जा रहा है, अब फिर दोबारा सील लगाया जा रहा है, वो भी विजुअल्स है। तो हाई कोर्ट के इस विजुअल्स के बाद में ये पूरे चुनाव क्या संदिग्ध नहीं हो जाता है? या अगर मैं उचित कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से मोहर के बाद ये बात कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा कि अविश्वसनीय हो जाता है, लेकिन इन तथ्यों के आईने में कल अगर कोर्ट इसको अविश्वसनीय कर दे या जनता को लगे कि चुनाव ही अविश्वसनीय है, कौन है जो इस मध्यावधि चुनाव को रोक सकता है? जब चुनाव में विश्वास ही खत्म हो जाएगा तो ये चुनाव ठहरेगा कैसे? ये जनादेश ठहरेगा कैसे? ये सारी भी परिस्थितियां हैं जो मध्यावधि चुनाव की संभावना से, मैं आशंका नहीं बोलता हूं, क्योंकि इस स्थिति में मध्यावधि चुनाव बहुत पॉजिटिव बात होगी, इसलिए मध्यावधि चुनाव की संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते। जी राजीव। जी।
मध्यावधि चुनाव होगा नहीं होगा, उसकी क्या संभावनाएं हैं, क्या आशंकाएं हैं, और उसका जिक्र कई बार हम कर चुके हैं। लेकिन गर साहब, क्लोजिंग भी और बहुत सारे सवाल का जवाब और बहुत सारी बातें अभी हुई, इस पर भी आपके जवाब। और संसद के अंदर विपक्ष का रोल, संसद में राहुल गांधी ने जो भाषण दिया उसको लेकर, और अग्निवीर का मसला, राहुल गांधी ने 2 वीडियो बनाए, अभी आप देखे होंगे, और खासकर अजय सिंह जो अग्निवीर शहीद हुआ उसको लेकर, उस पर चर्चा, राहुल गांधी हिंदू समाज को लेकर जो बात कह रहे थे उसको लेकर चर्चा, बहुत कुछ संसद के अंदर। और ये भी दिखाई दे रहा है कि संसद में विपक्ष जो है वो काफ़ी हमलावर है, और ये एक परेशानी का सबब है सत्ता पक्ष के लिए। अब फिर से 22 तारीख से बजट सेशन शुरू होगा, पूर्ण बजट आना है वहाँ भी, और इन सब के बीच सड़क पे राहुल गांधी हैं, विपक्ष राहुल गांधी का साथ देता हुआ नजर आता है, क्योंकि जो बयान आ रहे हैं, और आज संजय राउत का बयान था कि अगर राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन की तरफ से प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट घोषित कर दिया जाता तो शायद और भी बेहतर स्थिति में इंडिया गठबंधन होता, ये भी कह रहे थे संजय राउत। लगातार दिखाई दे रहा है कि इंडिया गठबंधन का भरोसा राहुल गांधी पर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ज़रा सा आपसे समझना चाहूँगा, और जो इशारा जिस तरफ कर रहे थे प्रेम कुमार जी, उसको भी अगर चाहे तो थोड़ा उसको भी टच कर सकते हैं आप, कि क्या यहाँ पर अब जो आने वाला बजट सेशन है उसमें और टकराव की स्थिति हम देखेंगे? क्या यहाँ पर जो चाहे वो महमूद प्राचा की बात हो, चाहे वो और भी बहुत सारी, 8,500 का जिक्र प्रधानमंत्री भी कर रहे थे कि 1 तारीख को महिलाएं जो हैं वो 8,500 रुपए की बात कर रही थी। लेकिन ऐसे वादे तो सब करते हैं, ऐसे वादे बीजेपी ने भी किए थे, 1,200 रुपये 1,500 रुपये महिलाओं को देंगे, जहां आए वहां भी, नहीं आए वहां भी, छत्तीसगढ़ में भी करके आए थे। ये सब मायने रखते हैं क्या? ऐसे वायदे मायने रखते हैं क्या? और इन वायदों के आधार पे हम चुनाव को फिर से होते हुए, या चुनाव में कुछ विपरीत अब आगे सरकार पर या इस पूरी पॉलिटिकल सिस्टम पे कुछ विपरीत स्थिति होते हुए देखते हैं क्या? मतलब एक उहापोह की स्थिति, इसलिए मैं यहां पर यह सवाल रख रहा हूं। देखिए, आपने बहुत सारी बातें कही है, मैं बहुत सारी चीज़ों का जवाब तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं उतनी विशेषज्ञता नहीं है। बजट सत्र में मोटे तौर पर जो बजट पेश किया जाएगा और बजट पर बहस होगी और बजट पारित होगा, उस पर जो बहस होती है उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर जो बोलती हैं, और उस पर अगर बजट पर मतदान होता है और उसमें सरकार चली जाए या सरकार गिर जाए, तो मैं उन चीज़ों में अभी जाना नहीं चाहता हूँ। बजट सत्र में बजट के अलावा क्या उन बाकी चीज़ों के लिए गुंजाइश होती है, या बजट सत्र का जो कार्यसूची तैयार होगी कितना बड़ा होगा और उसमें पूरी सरकार की मंशा के अनुसार उसको टेलर किया जाता है पूरी, उसमें क्या विपक्ष के लिए कोई गुंजाइश रहेगी सरकार को घेरने की? मैं अभी जब तक उसकी कार्यसूची जारी नहीं होती और उस पर विपक्षी दलों की कोई बात नहीं होती, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता कि वो बजट सत्र का विपक्ष किस तरह से लाभ ले सकता है। अलावा इसके कि उस पर अगर मतदान हो पूरी के पूरे बजट प्रस्तावों पर और फाइनेंस बिल पर, और वो पारित हो या नहीं हो, और क्या विपक्ष उस पर मतदान की मांग करता है नहीं करता है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई घटना होगी। मैं एक चीज राजीव जी कहना चाहता हूं जी, जब एक प्रधानमंत्री कमजोर हो जाता है या एक प्रधानमंत्री के सामने संकट बढ़ जाता है कि वो सरकार उसकी जाने वाली है, और वो प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी हो,
तो वो चुनाव नहीं करवाता है, वो तानाशाह बन जाता है। मध्यावधि चुनाव का साहस केवल इंदिरा गांधी कर सकती थी 1980 में, क्योंकि उन्होंने देखा था कि विपक्ष अनपॉपुलर हो गया है। मतलब जो विपक्ष उस समय सत्ता में था वो अनपॉपुलर हो गया है। 1977 में जो चुनाव हुए वो इंदिरा गांधी ने करवाए, पर जो 1980 में हुए वो जैसा ये कह रहे हैं परिस्थितियों के हिसाब से, अपने प्रशांत जी कह रहे हैं, उसमें जब इन्होंने समर्थन विड्रॉ कर लिया जनसंघ ने दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर और सरकार माइनॉरिटी में आ गई, तो चुनाव जरूरी हो गए। और इंदिरा गांधी जिस उस समय जितने बहुमत के साथ सत्ता में वापस लौटी, वो सबको आश्चर्यचकित करने वाला था। आज क्या स्थिति है कि जो सत्ता में है वो अनपॉपुलर हो गया है। 1977 में भी जो सत्ता में थे वो अनपॉपुलर हो गए थे, पर ये मध्यावधि चुनाव की स्थिति में नहीं है कि ये मध्यावधि चुनाव करवाएंगे या इस तरह की कोई, क्योंकि इनके पास नंबर्स जो हैं वो 240 का नंबर है। तो इसलिए मैं, और अगर कह रहे हैं कि भाई ऐसी स्थिति आ सकती है, तो मेरा ऐसा मानना है कि नरेंद्र मोदी को अगर हम जानते हैं तो वो सत्ता छोड़ने के बजाय तानाशाह होना ज़्यादा पसंद करेंगे। इस देश को, पूरे देश को एक अधिनायकवादी राजतंत्र में बदलने की ज़्यादा उनमें क्षमताएं हैं बजाय लोकतंत्र को स्वीकार करने की। तो मैं इन तमाम चीज़ों में अभी पढ़ना नहीं चाहता हूँ राजीव जी कि ये बड़ा, मैंने शुरू में भी कहा हाइपोथेटिकल है, और कम से कम चंद्रा बाबू के लिए 2029 तक कोई उनको चुनाव का सामना नहीं करना पड़ रहा है। न तो लोकसभा का करना है न विधानसभा में कर, इतना ज्यादा बहुमत है उनको आंध्र में कि वो अपनी सत्ता को निर्बाध रूप से चला सकते हैं। संकट जो आने वाला है वो बिहार में आने वाला है, और वो बिहार में आएगा संकट अगले साल के आखिर में, जब विधानसभा के चुनाव होंगे। आप मान के चलिए कि अगले साल के विधानसभा चुनाव तक नीतीश कुमार पॉलिटिकली बिल्कुल असमर्थ हो जाएंगे, अक्षम हो जाएंगे, और वो मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स से बाहर हो जाएंगे। और पूरी की पूरी जेडीयू की जो कमान है वो, आप ये मानिए कि बिहार में जिस तरह के फोर्सेस इस समय काम कर रहे हैं, चिराग पासवान जिस तरह से काम कर रहे हैं, बीजेपी जिस तरह से काम कर रही है, वो एक अलग किस्म की पॉलिटिक्स वहाँ चल रही है। तो इसलिए हमको अभी, मैं वहाँ उस पर हाथ नहीं डालना चाहता, क्योंकि 12 लोगों के समर्थन से में कितने लोग विड्रॉ करेंगे, समर्थन में विड्रॉ करने में साथ देंगे जेडीयू में, कि वो बीजेपी को समर्थन नहीं देना, मुझे इसमें बहुत सारे शक हैं। तो मैं इसलिए बार बार उसी चीज़ को कह रहा हूँ कि मध्यावधि चुनाव का मैं कोई गणित मानता भी नहीं हूँ, ज़रूरत भी नहीं मानता हूँ, टेम्परामेंट भी नहीं मानता हूँ, और मोदी जी का टेम्परामेंट तो बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। दूसरा, बजट सत्र में जो पूरी की पूरी राजनीति है वो अब देश की सड़कों पर चलने वाली है, और उसके जो केंद्र बनने वाले हैं, केंद्र बिंदु जो बनने वाले हैं, वो गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड बनने वाले हैं, और अगले साल बिहार और दिल्ली बनेंगे। इन राज्यों में जैसे ही बीजेपी कमजोर होगी, आप देखिएगा कि ये केंद्र का पूरा ढांचा भरभरा कर गिर पड़ेगा। और दूसरा एक चीज और है कि नरेंद्र मोदी जी को राज्यों की कोई चिंता ही नहीं है। उनको केवल और केवल चिंता ये है कि वो अपनी कुर्सी पर कायम रह सकें।
वो प्रधानमंत्री पद पर कायम रह सके। इसलिए नरेंद्र मोदी कोई इंदिरा गांधी भी नहीं है और कोई राहुल गांधी भी नहीं है, राजीव गांधी है। वो एक अलग किस्म के नेता हैं। उनका न लोकतंत्र में यकीन है, न पार्टी में यकीन है, न पार्टी में सेकंड इन कमांड नियुक्त करने पर यकीन है, किसी चीज में यकीन नहीं, विश्वास ही नहीं है उनका किसी भी, न इंटरनल डेमोक्रेसी में है न एक्सटर्नल डेमोक्रेसी में यकीन है। तो इसलिए हमने देखा है ना गुजरात में किस तरह से शासन करते हैं वो। हम लोग क्या है, थोड़ा सा जैसे राहुल गांधी को तो यथार्थ के रूप में चित्रित कर रहे हैं, पर नरेंद्र मोदी को थोड़ा सा लेकर हम एक कल्पना लोक में विचलित करने लगते हैं कि भाई वो इतने वल्नरेबल हो सकते हैं कि वो टूट जाएंगे, मध्यावधि चुनाव करवा लेंगे जी। हैं, आसानी से सब कुछ कर लेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं है। मतलब रियलिटी का फैक्टर अगर राहुल के साथ है तो नरेंद्र मोदी के साथ भी आपको उतना ही जोड़कर चलना पड़ेगा। बीजेपी के सांसद पूरी तरह से डरे हुए हैं और वो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ सके। पूरी तरह से वो पूरी तरह निर्भर है, 100% निर्भर। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और वो उम्मीद हम राहुल गांधी से लगाते हैं, वो उम्मीद नरेंद्र मोदी से लगाएं, या दोनों को एक ही समान अगर आंकें तो ये सही नहीं होगा। दोनों का कैरेक्टर बिल्कुल अलग है और उस बात को समझना होगा जब भी हम विश्लेषण करते हैं, और ख़ासकर इन पहलुओं पे, राजनीतिक पहलू जिसमें केंद्र की सत्ता और उसके इर्द गिर्द राहुल और नरेंद्र मोदी दोनों, क्योंकि और अब तो बहुत ज़्यादा गंभीरता के साथ राहुल गांधी इस पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, कर रहे हैं, उस लिहाज से भी बहुत ज़रूरी है। और आने वाले समय में ऐसे गंभीर चर्चा और ऐसे विश्लेषण की ज़रूरत भी पड़ेगी जैसे जैसे समय आगे बीतेगा। और सबसे बड़ी बात कि जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी हरियाणा और महाराष्ट्र में खासकर, उसके बाद तो और भी ज़्यादा, क्योंकि ये दोनों राज्य में बीजेपी का शासन है और उधर महायुति और इधर भी हरियाणा में भी। और इसके बाद अगर कुछ भी यहाँ परिवर्तन होता है तो क्या उसका असर केंद्र की राजनीति पर पड़ेगा, ये भी बड़ा सवाल है। सब देखेंगे आने वाले समय में, इस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ श्रवण गर्ग साहब आपका समय देने के लिए, अपनी चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया प्रशांत टंडन जी, प्रेम कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु उपाध्याय जी, साथ में जुड़े थे प्रोफेसर रवि कांत जी, आपका भी बहुत